बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। और आज हमजा हमें बता रहे हैं कि किस्मत कैसी कैसी होती है। किस्मत कैसी होती है, कभी कभी आप कहते हैं यार काश मेरी लॉटरी निकल आए, तो वो लॉटरी निकल आती है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको मिल नहीं पाती। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना सीखने का एक सबक भी है जो हुआ ये विशाल। लॉस एंजलिस में ऐसा वाक़या पेश आया, एक खातून को 2 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की लॉटरी जो है वो निकल आती है। वो लॉटरी निकल आती है और उसके बाद वो ढूंढती है कि वो टिकट किधर गई, नंबर कहीं पर लिख के ना रखा होता है। जब वो ढूंढती है तो उसको याद आता है कि शायद जो है मैं जब कपड़े जो है धोने के लिए गई थी तो वो उसके अंदर ही धुल गई है और अब मेरे पास वो टिकट मौजूद नहीं है। तो उन्होंने फिर क्लेम किया जी कि ये नंबर मेरा था लेकिन वो मुझे टिकट अब नहीं मिल रहा है। तो ये तकरीबन 4 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, 4 अरब पाकिस्तानी रुपए। तो वो गई उस कंपनी के पास, उनके पास जाएगा जी कि मेरे जो टिकट है ना, इंतज़ामिया को जाएगा कि वो निकला है लेकिन मेरे पास जो है टिकट इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि हम हल कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या शक है? उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ जगह पे गई थी लॉन्ड्री के लिए, मैंने वहाँ पर कपड़े धोए थे तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वो टिकट अंदर धुल गया। फिर उन्होंने CCTV फुटेज निकाली, खातून वहाँ पर गई भी थी, वहाँ पर कपड़े धोए भी थे, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि मुस्तनद तो नहीं है कि इसके अंदर धुल गया या नहीं धुल गया। तो फिलहाल वो खातून 4 अरब जो रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 2 करोड़ 40 लाख डॉलर्स बनते हैं अमरीकी, उससे महरूम है। कैसी शौक की कैफियत में होंगी खातून भी कि इस तरीके से आप मतलब अरबपति बनते बनते रह जाएं, तो ऑब्वियसली आपको एक शौक तो लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब होगा क्या, मतलब कि सवाल ये उठता है कि अगर उन खातून को नहीं मिलेगी लॉटरी टिकट तो निकली होगी, तो फिर उन पैसों का किया क्या जाएगा? अगर 6 माह के अंदर कोई क्लेम नहीं करता या किसी तक ये पैसे पहुंच नहीं पाते हैं और कोई भी बंदा सामने नहीं आता जो ये साबित कर सके ये टिकट मेरा था, फिर ऐसा किया जाएगा, वो कैलिफोर्निया के जो स्कूल्स हैं उनमें बांट दिया जाएगा वो पैसे, और वो कहा जाएगा कि ये तालीम के ऊपर पैसे लगाए जाएंगे। तो देखें किस तरीके से डिवीजन की जाती है, तालीम को कितना अहम समझा जाता है। साथ इसमें सीखने वाली बात क्या थी? सीखने वाली बात ये थी कि जब भी आप कपड़े धो रहे होते हैं ना, तो पहले चेक कर लिया कीजिए जेबें कि उसके अंदर जो है पैसे भी आपके हो सकते हैं, कोई अहम डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो धुल जाएंगे, बाद में आपको परेशानी का सामना रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम मेरे ख्याल में सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों का जो सिलसिला है वो तो जारी है और सूबा सिंध में अगर हम बात करें तो केसेस की तादाद में हम इजाफा आप देख रहे हैं और 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन भी इस वक्त जारी है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जाएँ और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। महकमा सेहत पंजाब ने सूबे में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि सूबे में रोजाना तकरीबन 1 लाख शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। और तर्जुमान का इस हवाले से कहना था कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, आवाम को महफूज और मयारी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। और आप ये अपने जहन नशीन कर लें कि कोई भी हुकूमत कभी भी कोई गैर मयारी जो वैक्सीन है वो अपनी आवाम को नहीं लगाएगी जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स हो सके। बिल्कुल, NCOC ने जो कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया वो बहुत अहम है। ये फैसला इस्लामाबाद में सरबराह NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया और NCOC एलामिया के मुताबिक 24 मई से SOPs के साथ सयाहत खोलने की इजाज़त दी गई है। रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, वहाँ पर आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये खुशाइंद बात भी है, टेक अवे की सहूलत जो है वो तो 24 घंटे के लिए कर दी गई है। इसके अलावा जो 1 जून से 150 अफराद के साथ जो है वो ओपन एयर मैरिज हॉल में तकरीबात की इजाज़त भी होगी। जो जिनकी शादियां रुकी हुई हैं उनकी शादियां जो है वो फिर से शुरू हो सकेंगी, लेकिन कम लोगों के साथ। SOPs का ख्याल करें, 150 की इजाज़त है। आपको तो चाहिए कि 50-70 लोगों को बुलाएं जो करीब तरीन है और शादियां करें। मतलब ये है कि जो नाराज़ होता है उसको होने दें, लेकिन शादी होना ज़रूरी है इस वक्त में, तो आप कम से कम लोगों को बुलवाएं। मज़ारात जो हैं ताहम या फिर सिनेमा है, इंडोर डाइनिंग है, इंडोर जिम और पार्क्स हैं वो बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये फैसले किए गए, नरमी की गई है। आज जब 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई NCOC की, हमने देखा 4000 से केसेस फिर बढ़ गए हैं। 7
आशारिया कुछ पर थी, कल जो शरह थी आज 8 आशारिया से बढ़ गई है। ये तो ऊपर नीचे होती रहेगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ध्यान रखना है इस चीज़ का भी? देखें हमजा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है एक जान का भी चला जाना बहुत बड़ी अलमिया है। यहाँ पे तो कोई 140 जानें चलेगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ऑब्वियसली ये हाइड एंड सीक चलती रहेगी अभी फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं करते। इसलिए ये विंडोज़ आती रहेंगी जहाँ पे एस्केलेट होगी डिज़ीज़ ट्रांसमिशन, और वो बेसिकली 2 वजूहात से होती है। एक वजह की तो मैं और आप और हमारी बहन बैठी है ये दुआई कर सकते हैं, और आपके देखने सुनने वाले कि वायरस म्यूटेट ना हो, वायरस में वेरिएशंस ना आए, उसकी स्पाइक प्रोटीन स्टेबल रहे। तो वो तो हमारे पास में नहीं है, सिर्फ हम एक तमाशबीन बन सकते हैं देखने के लिए। लेकिन दूसरी जो चीज़ है कि हमारा रिस्पांस उससे कैसा होता है जब वो ज़्यादा विरुलेंट हो जाती है या उसका ट्रांसमिशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। तो हमें, अगर हम कोई एहतियाती तदाबीर कर भी रहे हैं किसी किस्म की, तो उनको दुगना या 3 गुना करना पड़ेगा अपने आप को। देखें, इसमें हुकूमत का जो करने का काम है वो तो कर रही है, लेकिन जो हमारे फहम आपके देखने सुनने वाला जो हमारा अपना एक शहरी है, लाहौर का हो, कराची का हो, वो इसमें नहीं, उसके पास ओनरशिप नहीं है डिज़ीज़ की जी। अभी भी उनका मूड यही है कि ख्वाहिशात की ना कुर्बानी दी जाए, चाहे जानों की 2-4 की कुर्बानी दे दी जाए। तो जैसे आप अभी कह, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि शादियों को रुकना ही नहीं चाहिए था। कहाँ लिखा है, कौन से हमारे मज़हब में क्या हदीस है, क्या कुरान है कि हम 50 बंदों से कम पे शादी नहीं कर सकते? वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सुन्नत रसूल से आगे क्या है हमारे लिए कि 2 या 4 बंदे जाएं मस्जिद में शादी करके आ जाएं, 4-5 बैठ के खाना खा लें, वलीमा हो जाता है, पैसे भी बचते हैं। देखें, आप 50 को बुलाएंगे तो आपका 200 नाराज़ होगा। ये हम इन 50 ना बुलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद वो शादी ज़्यादा कामयाब हो, उसकी तलाक की शरह कम हो जाए, उसकी चांसेस। देखिए, हमें तो ये देखना है कि कपल कितना हैप्पी रहता है, कपल किस तरह अपनी ज़िंदगी है। तो एंड रिजल्ट तो ये होना चाहिए कि बजाय ये होना चाहिए कि लोगों को नाराज़ कर बैठे हैं, ये इतना खाना नहीं मिला, इतना खाना नहीं मिला। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ये हमारी सोसाइटी बहुत प्रिमिटिव है। हमारी जो दीन है वो हमारा इतना प्यारा मज़हब है कि वो हमें हर चीज़ बताता है, लेकिन हम उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाते। तो अगर हम ये कर लें, सादगी ले पाएँ, और अभी देखें तशद्दुद जो फ़लस्तीन में हो रहा है, अब ये पैसा वहाँ दे दें, आई स्वेयर के बहुत आपका वो कपल की कई गुना खुशियाँ बढ़ जाएंगी और कई गुना उसको शादी में बरकत पड़ जाएगी। तो ये देखें, ये एक तरफ हम इतनी बर्बरियत देख रहे हैं, अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं, वो हमारे के बच्चे ही हैं, और एक तरफ हम सेलिब्रेशन इतनी बड़ी करें, मेरे से तो नहीं किया जा सकता। आई थिंक जिसके पास भी कोई थोड़ा सा ज़मीर है वो नहीं सोचेगा इस वक्त एज ए मुसलमान हमारी तरजीहात क्या हैं, और ही मस्ट रीविजिट इन द बैकड्रॉप ऑफ कश्मीर एंड देन पैलेस्टीन। हाउ कैन यू अवॉइड दैट? सादगी अपनाएं। अगर ज़्यादा पैसे अल्लाह मियाँ ने आपको दे दिए तो इन बच्चों की जानें बचाएं जो इस वक्त जिनको ना दवायात मुहैया हैं, ना उनको। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम बात करते हैं, आपने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की जानिब जब तक हम नहीं बढ़ पाते या जिस तरह से हम उसको अचीव नहीं कर पाते टारगेट, कब तक आखिर हम उसको अचीव कर पाएंगे? और वैक्सीन, जहाँ तक लोगों के जहनों में ये भी ख्याल है कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है या मौजूद नहीं है, उसके हवाले से बताइएगा। ऑस्ट्राजेनिका के हवाले से जो शुकूक व शुबहात हैं अवाम के हवाले से, उनको भी क्लियर कीजिएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये कहा गया है कि वैक्सीन लग चुकी है जिन लोगों को, वो मास्क अगर नहीं भी पहनते तो कोई बड़ा इशू नहीं है। क्या हम भी इस तरह से कर सकते हैं पाकिस्तान में? हरगिज़ नहीं कर सकते। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि वैक्सीन का जो हर्ड इम्यूनिटी की आपने बात की, हर्ड इम्यूनिटी के अभी हम बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंचे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क है 22 करोड़ लोगों का, 220 मिलियन का, तो इसका 75% भी आप लें जो मिनिमम है वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी, तो वो कोई 15.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो देखें, लगा तो रहे हैं हम, लेकिन जाहिर है हमारा मुल्क भी बहुत बड़ा है, तो हमें हर्ड इम्यूनिटी के लिए, मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया कोई सेफ नहीं है। चाहे इजराइल ने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर ली सबसे पहले, अब यूके जा रहा है, बट दे नो दैट दे आर नॉट सेफ। देखें, कोवैक्स क्यों बनाया गया? कोवैक्स एग्जैक्टली इसीलिए बनाया गया, वो हम पे आसान नहीं किया गया गरीब मुल्कों पे, अमीर मुल्क के वैक्सीन भेजेंगे इस कंसोर्शियम के ज़रिए। उन्होंने इसलिए बनाया कि उनको पता है कि ये हॉटस्पॉट फिर उभरता रहेगा। ठीक है। देखें, असल चीज़ ये है कि
पूरी वर्ल्ड इन वैक्सीन वर्ल्ड वी ऑलवेज से वन थिंग, नोबडी इज सेफ अनलेस एवरीबडी इज सेफ। तो हमें सबको महफूज बनाना पड़ेगा। मैं अगर वैक्सीन लगा रहा हूँ, मैं इसलिए सिर्फ अपने लिए नहीं लगा रहा, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको ना लगे, आपके देखने वालों को ना लगे, और उन लोगों को ना लगे जिनको वैक्सीनेट किया ही नहीं जा सकता। छोटे बच्चे हैं, हामला खवातीन हैं, माएँ हैं, ये तो उसमें वो भी बेनिफिट करेंगे जिनको वैक्सीनेट नहीं हुई। और दूसरा, जहाँ तक अब वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये हमारे दुश्मनों के, या तो यहूदियों के या हिंदुओं के हाथ ये सोशल मीडिया का टूल लगा हुआ है और उनकी एजेंसीज एक्टिव रहती हैं, वो कोई ना कोई ऐसा बना के छोड़ देते हैं कि मिसपरसेप्शंस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, मिसपरसेप्शन क्रिएट की जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरेपन से आप बात कर रहे थे। और एक और अब मामला जो है इशाल, जो वैक्सीन का तुम सवाल कर रही थी, वैक्सीन के अंदर एक और सवाल है जो लोग उठा रहे हैं कि जी कि अगर हम 2 वैक्सीन्स को मिला के लगा लें, मतलब कि एक वैक्सीन लगवाई जाए एक कंपनी की, फिर उसकी जो दूसरी डोज है वो किसी दूसरी कंपनी की लगा दी जाए, इस तरह के सवालात भी अब सामने आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ एपिडेमोलॉजी, नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, डॉक्टर राशिद चोटानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब से इस हवाले से हम बात भी करते हैं कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उसको एक शख्स क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है या नहीं लगवा सकता। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की वैक्सीन लगवा ली जाए, एक वैक्सीन दूसरी कंपनी की लगवा ली जाए, एक वैक्सीन दूसरी कंपनी की लगवा ली जाए, तो इससे अफादियत बढ़ जाएगी। देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पे अभी रिसर्च हो रही है। इसकी वजह यह है कि एस्ट्राजेनेका का कुछ वैक्सीन यूरोप में आया था, जिसके बाद उसमें काफ़ी साइड इफेक्ट्स थे, तो उसे बंद कर दिया गया। तो फिर अब लोग देख रहे हैं कि क्या फाइजर या मोडर्ना के लगाने से कोई फ़ायदा हो रहा है। इस वक्त उस पर स्टडी हो रही है। देखिए, सारे वैक्सीन जो है सेफ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो है ना कौन सा वैक्सीन लगाया जाए। लेकिन इस वक्त रिसर्च हो रही है, जून के एंड तक रिसर्च रिजल्ट्स दे देगी। उसके बाद ये फैसला किया जा सकता है कि जो है 2 डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन लगाने से क्या कोई फ़ायदा होता है या कोई नुकसान होता है। इस वक्त अगर एक ही वैक्सीन जो लगाया जा रहा है और उसका सेकंड डोज लगाया जाएगा तो उससे भी फ़ायदा है। तो इस वक्त जो है, चूंकि एक तो सबसे बड़ा मसला तो यह है कि वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर इतनी तादाद में है नहीं कि जो है लोग मुख्तलिफ वैक्सीन लगाते रहें, क्योंकि इस तरह जो है लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो आपको जो वैक्सीन लग रहा है वही वैक्सीन लगाएं, उसके दोनों डोज लगाएं और उसके बाद वेट करें रिजल्ट्स आने का कि आइदर बूस्टर लगाने की जरूरत है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आपको पता है कि आपको लगी हुई है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं उन बीमारियों की सूरत में, या फिर आपको डॉक्टर से पहले रुजू करना चाहिए? जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर दीगर बीमारियां हैं, बहुत सारी हार्ट पेशेंट हैं, क्या वो डायरेक्ट जाके वैक्सीन लगवा लें या फिर अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें? देखिए, तमाम वैक्सीन जो है तमाम इन पॉपुलेशंस के अंदर टेस्ट की जा चुकी है। और जो है देखिए, हार्ट डिजीज है, किसी को है, डायबिटीज़ है किसी को, या कोई और किस्म की बीमारी है, तो वो तो ज़्यादा वल्नरेबल है, उसको तो ज़्यादा मुश्किलात में आ सकता है अगर उसे कोविड हो जाती है तो उनको तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिस तरह HIV एड्स है और एक्टिव स्टेज में है, तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करके बात करें कि हम वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और उनको भी वैक्सीन लगाने की इजाज़त है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राशिद चोटानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। और देखें, इंशाल्लाह हम हमेशा यही बात करते हैं कि आप दुनिया के किसी भी खत्ते से किसी एक्सपर्ट को ले लें तो वो यही कहते हैं कि वैक्सीन लगवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैक्सीन लगवाए बगैर जो है आप हर्ड इम्यूनिटी तो हासिल कर नहीं सकते और इस वबा से भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, इस वबा से हमने बहुत ज़्यादा हमारा शोबा मुतासिर हुआ है। NCOC के इजलास में तालीमी इदारे खोलने के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए गए हैं, क्योंकि हम कह रहे थे बार बार कि हमारा जो तालीम का रुझान है बच्चों में, वो उनकी दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, घरों में बैठ के वो डम्ब होते जा रहे हैं। तो अब जो है वो NCOC की जानिब से अहम फैसला किया गया है, 24 मई से 7 जून तक तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया गया है। हाँ जी, और इजलास में भी बताया गया कि 7 जून से तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे, जबकि 5% से जो कम कोरोना केसेस वाले अजला हैं वहाँ पर तालीमी इदारे 24 मई से खोले जाएंगे। इसी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। सदर सर्विंग स्कूल अलायंस रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। मियां रज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये आप लोगों की ही तजवीज़ थी कि जिसको मान लिया गया है, या इस पर भी कुछ खदशात हैं कि नहीं 24 को सारे ही खोल दिए जाते? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। जी देखें, 17 मई को हमारी कोर कमेटी का एक इजलास हुआ सर्विंग स्कूल की, और उसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 26 सदूर ने उसमें शमूलियत की एसोसिएशंस के।
और उसमें ये फैसला किया गया कि हमें NCOC से डायरेक्ट बात इस दफ़ा करनी चाहिए और उनको सजेशंस देनी चाहिए। तो हमने 17 की इवनिंग में एक पूरी डिटेल एक सजेशंस बनाई और NCOC के जो अहम लोग हैं उनको वो भिजवाई। अच्छा। और अल्लाह के एक फजलो करम से ये हुआ कि जो सजेशंस हमने भिजवाई थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा। जैसे कि हमने गुजारिश की थी कि 24 से स्कूल को खोल दिया जाए और 24 से जब स्कूल खुलते हैं तो डेफिनेटली महलावार ही खोले जाएंगे, क्योंकि जिन शहरों में कोरोना केसेस की कमी है या 5% से कम है उनको फौरी अगर खोल दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक वाइज डिसीजन होगा। अच्छा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही किया गया है और मैं समझता हूँ कि लोगों को, स्कूल्स ओनर को भी इस वक्त देखना ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है बेसिकली वो एक एट लार्ज सबके लिए बेनिफिशियल है। तो बाज़ जगह से मैंने देखा है कि स्कूल ओनर्स ने उसके ऊपर कुछ कि जी सारे स्कूल एकदम खोल दिए जाएं या सारे बच्चे 5 करोड़ बच्चे फौरी तौर पे स्कूल्स में अगर आप लेके आते हैं तो दोबारा भी आप किसी एक और पेंडेमिक में भी जा सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, तो हमें वाइज डिसीजन करना चाहिए। ठीक है, 24 से 7 जून के दरमियान अगर तमाम स्कूल खुल जाते हैं तो ये बहुत एक वाइज डिसीजन है और हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास करके हम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस वक्त स्पेशल इसको एजुकेशन के ऊपर कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। असद उमर साहब की बहुत शुक्रिया, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल हमूदुज़्ज़मान खान साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी स्पेशल काविशों से ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे स्कूल्स खुलने की तरफ आए हैं। अच्छा सर, 7 जून से स्कूल जो है 7 जून तक मरहलावार खुलने शुरू हो जाएंगे। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो है वो गर्मियों की तातीलात का वक्त था, बच्चे जो हैं वो छुट्टियों पे जाते हैं, तो ये गर्मियों के दौरान भी स्कूल जो है वो उनका सिलसिला जारी रहेगा या रहना चाहिए? देखिए, स्कूल्स अगर 7 जून से खोल दिए जाएं और स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी पीछे कर ली जाए, अगर आप इसको 7 बजे कर लें और 11 बजे तक बच्चों को पढ़ा लें तो ये एक बड़ा एक मुनासिब बात होगी और उससे मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो चुका है पिछले 1 साल के डिसीजन से, तो मैं समझता हूँ कि आप बच्चों को छुट्टियाँ तो देनी ही नहीं चाहिए गर्मियों की। और दूसरी ये गुजारिश है कि देखें, आप समझते हैं कि स्कूल लगे जी बिल्कुल होने चाहिए। और दूसरी ये गुजारिश है कि देखें, स्कूल गर्मियों की छुट्टियों में बाज़ औक़ात इसलिए बंद कर दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे उनके पास पंखे नहीं हैं, उनके पास कमरे नहीं हैं, उनको बच्चों की बैठाने के लिए मुनासिब जगह नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो उसमें फिर वो मसला तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का है, 2 करोड़ बच्चों का है, वो पूरे 5 करोड़ बच्चों को स्कूल से ज़रूर हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, वो एतराज़ करती हैं अक्सर गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने तजावीज़ दी, NCOC ने वही तजावीज़ मान ली, तो फिर ये बयानिया तो ख़त्म हो जाता है कि वो लोग तो सोचते ही नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनते। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई, उसके बाद बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई और तालीम को बड़ी अहमियत दी गई। एक आप इसकी मिसाल ये देखिए कि पहले तालीम का ये सिस्टम था कि पहले तमाम सेक्टर्स को खोलने के बाद 1 महीना टेस्ट करने के बाद स्कूल्स को खोला जाता था। इस दफ़ा बाकी सेक्टर्स अभी बंद हैं और 24 से स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंस तो उसने ले लेना चाहिए अपनी। तो ये एक बड़ा वाइज डिसीजन है गवर्नमेंट का कि उन्होंने स्कूल्स को खोलने के लिए डिसाइड किया है। फर्दर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उस पर तो ये प्रॉब्लम उनको कोरोना वायरस की आती भी नहीं है, तो उनको तो मेरा ख्याल है उनकी एजुकेशन को तो बिल्कुल बिला तअत्तुल फौरी तौर पे खुला भी रहना चाहिए और लगातार अब आगे खुला रहना चाहिए। थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को और हमारे जो इसके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको, कि बच्चों के लिए कोरोना वायरस को इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है। बच्चों के हवाले से ये कहा जा रहा है ना कि वो कैरियर्स हो सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा, वैक्सीन के मामले को हम हमेशा टेकअप करते हैं। अब प्राइवेट स्कूल जो मालिकान हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आपकी एसोसिएशंस की कितनी ज़िम्मेदारी है कि जिस वक्त टीचर स्कूल में वापस आ रहे होंगे आप उनको लाजमी तौर पर कहें कि आप लोग अगर उस एज ब्रैकेट के अंदर हैं तो वैक्सीन लगवा के अब आपने स्कूल के अंदर आना, वरना हम आपको नहीं आने देंगे। आप लोगों की कितनी जिम्मेदारी है? हमजा, देखें, सबसे पहला जो पॉइंट हमने NCOC को दिया था, सबसे जो टॉप पे लिखा था वो ये लिखा था कि टीचर्स को प्रेफर्ड वैक्सीनेशन की जाए और एक पूरा वीक दे दिया जाए जिसमें टीचर्स की वैक्सीनेशन हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आज या कल ऐलान हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे आज या कल ऐलान हो जाएगा। और अब हम टीचर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, हम टीचर्स के साथ पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, तमाम स्कूल ओनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की खातिर खुद भी वैक्सीनेशन करवाएं, अपने स्टाफ को भी कहें कि अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। और गवर्नमेंट अगर आपको ये फैसिलिटी दे रही है टीचर्स के लिए कि आप सारे फौरी तौर पर जाके देखें, टीचर्स 18 ईयर से स्टार्ट होती है उनकी एजेस और फिर वो 50-60 में भी हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद वो है जो कम उम्र की टीचर्स हैं, तो अभी तो 30 से ऊपर वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो हमने ये सजेशन दी थी कि आप तमाम टीचर्स के लिए 1 वीक जो है वो प्रेफर्ड
कर दीजिए। तो इंशाल्लाह वो अगर आज हो जाता है तो तमाम स्कूल ओनर्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों की खातिर, तालीम की खातिर वो निकलें और फौरी तौर पे वैक्सीनेशन कराएं और ये एजुकेट भी करें लोगों को। ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को भी एजुकेट करें कि वो अपने पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है। अच्छा, इम्तिहानात के हवाले से हम बात कर लेते हैं। उस हवाले से क्या लाहिया अभी तक तरतीब दिया गया, क्योंकि जून के बाद एग्ज़ाम जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करवाए जा रहे हैं, बाकी क्लास के किस तरह से शेड्यूल किए जाएंगे और क्या इससे स्कूल और बच्चे जो हैं वो सेटिस्फाई हैं इस फैसले से? देखिए, जो 20 जून से ऑनवर्ड एग्ज़ाम्स का जो प्लान किया गया, ये सजेशन हमने दी थी कि आप एग्ज़ाम्स लाजमी लें और वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ये बच्चों की फ़ेवर में जाती है, ये तालीम की फ़ेवर में जाती है, ये वालदैन की फ़ेवर है और ये पाकिस्तान की फ़ेवर है बेसिकली। तो देखें ना, हम सारा पूरा एजुकेटेड पाकिस्तान डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह 20 से एग्ज़ाम शुरू होंगे। मैं आपके तवज्जुह से तमाम बच्चों को, वालदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सीरियस हो जाएं। एग्ज़ाम्स लाजमी होने हैं। 15 लाख टीचर्स हैं, वो आपके एग्ज़ाम्स लेके रहेंगे। आप ये अगर बच्चे सोच रहे हैं ना कि ओ लेवल्स के नहीं हुए थे या हमने शोर कर लिया था, ऐसा नहीं होना। 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम्स लाजमी होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। और हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स कैम्ब्रिज के रहते हैं उनको भी रीकंडक्ट करवाया जाए। बिफोर 30 जून ये एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और जो बाकी क्लासेस के एग्ज़ाम्स हैं, कुछ ऑनलाइन हो गए थे और डेफिनेटली अब जब स्कूल्स खुलते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स दोबारा रिकंडक्ट करवाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रिज़वान रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और ये बहुत बात है कि चलें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे सर्विंग स्कूल अलाइंस भी है, पहले एतराज़ होता था कि हमारी बात उस तरह से नहीं सुनी जा रही। इन्होंने जो तजावीज़ दी वो मान ली गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तालीम के शोबे को इतना संजीदा लिया जा रहा है और अब दोनों जो हैं वो गवर्नमेंट भी और ये लोग भी जो हैं इस वक्त मुतमईन है। और बच्चे तैयारी करें जी, आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। बिल्कुल जी, एग्ज़ाम्स होने हैं। एग्ज़ाम्स किसी सूरत भी मिस नहीं होंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दें। स्कूल खुलने से पहले तैयारियां शुरू कर दें। जो बच्चे जो है ये सोच रहे थे कि अब बस Skoon.com है, वो Skoon.com जो वो ख़त्म होने जा रहा है उनका। हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और अवाम का टॉपिक लेकर महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए और अवाम को आने वाले बजट में कैसे रिलीफ दिया जाए। वफाकी हुकूमत के लिए ये मसला इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर बन चुका है। एक तजवीज़ के तहत हुकूमत अगले बजट में अक्सरियत के महकमों और वजारतों की मौजूदा जो अखराजात हैं मुंजमद करने का सोच रही है। हाँ जी, जिसमें तनख्वाहों में 20% इजाफे के असरात को छोड़कर उनके मुख्तस करदा बजट में सिर्फ 1.3% इजाफे का इशारा भी कर दिया गया। और हुकूमत 11 जून को बजट के ऐलान पर गौर कर रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चौथा बजट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बजट का तखमीना जो है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए है और बजट का मजमूई खसारा GDP के 6% से ज़्यादा होगा, जबकि FBR टैक्स का हदफ भी 5.5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा तय करने पर गौर कर लिया गया। हाँ जी, और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि माली साल में औसत अफरात ज़र की शरह 9% के लगभग रहने की तवक्को भी की जा रही है, जो अगले माली साल में कम होकर 7% हो जाएगी। ये भी उम्मीद है। और रवा माली साल के पहले 9 महीनों के दौरान सिर्फ 264 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम्स पर खर्च हो सकें अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि सालाना बजट के मुख्तस रकम का 40% था। और शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत आइंदा माली साल में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तकरीबन जो है वो 200 अरब रुपए खर्च करने का इरादा रखती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, क्या सोच रही है, चैलेंजेस क्या होंगे इस बजट में, बात करेंगे। सीनियर मुआशी तज्जियाकार फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुकूमत तनख्वाहों में इजाफे के अलावा जो अगले बजट में सरकारी महकमों का बजट मुंजमद करने पर गौर कर रही है, इससे आप हमें बताइएगा इदारों की कारकर्दगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो बजट की एक्सरसाइज की जाती है, ख़ास तौर पे जब IMF का पैकेज में मुल्क उसके साथ शामिल होता है, उसका ज़मीनी हकीकत से मैंने देखा है कि कतन कोई ताल्लुक नहीं होता। पिछले 2-3 बजट खोल के देख लीजिए, बजट के दिन जो चीज़, जो अदाद शुमार जो है वो असेंबली के सामने रखे जाते हैं, वो आवाम के सामने रखे जाते हैं, उनमें जो टारगेट रखे जाते हैं रेवेन्यू के हवाले से वो कहीं ज़्यादा होते हैं और फिर कुछ ही महीनों के बाद एक मिनी बजट सामने आ जाता है। इसी तरह जो अखराजात हैं
वो कम दिखाए जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद ये बड़ा साफ जाहिर हो जाता है कि हुकूमत की आमदन और हुकूमत की जो अखराजात हैं उनके दरमियान का जो फ़र्क है, जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं या बजट का खसारा कहते हैं, वो बहुत बड़ा होने चला है। उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है कि जो तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं बजट के अंदर, उनमें कटौती शुरू हो जाती है और जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें पैसे जो रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था बजट के दौरान, वो मुकम्मल तौर पे आप समझिए कि आधा रह जाता है या आधे से भी कम रह जाता है। और फिर कई महीने गुजरने के बाद हमें पता चलता है, जैसे अब पता चल रहा है कि 9-10 महीने पिछले बजट के गुजर गए, लेकिन जो तरक्याती मंसूबों के लिए अमाउंट मखसूस की गई थी, मुख्तस की गई थी, उनका 40 या 50% से ज़्यादा अभी तक वो इशू रिलीज नहीं की गई। ठीक है। अच्छा सर, FBR टैक्स का हदफ जो है वो 5.5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा तय करने पर गौर किया जा रहा है। ये टारगेट हासिल करने के लिए हुकूमत को करना क्या कुछ होगा? देखिए, एक बुनियादी खराबी जो मुझे पिछले कई सालों से बजट साजी के दौरान नज़र आ रही है कि हम ये समझ लेते हैं कि हम टैक्स रेवेन्यू जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा पाएंगे और अखराजात पे जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। सारा का सारा फोकस जो रहता है वो आपके रेवेन्यू एनहेंसमेंट यानी कि रेवेन्यू बढ़ाने पे रहता है। अखराजात कम करने के ऊपर जो फोकस है वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। कुछ जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी ज़्यादा जोर जो है वो फोकस इनकम टैक्स कलेक्शन के ऊपर और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर करते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि रेवेन्यू जो इस वक्त टैक्स वाले का अथॉरिटीज़ कलेक्ट कर रही हैं तकरीबन वही मैक्सिमम रेवेन्यू है। फोकस जो है वो अखराजात की कमी के ऊपर करना पड़ेगा, ना इसके ऊपर फोकस जो है कि टैक्स कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, ये फोकस ही सिरे से गलत है। और इसका सबूत मैं ये देता हूँ कि आज से 10-11 साल पहले जो टारगेट रखा गया था रेवेन्यू कलेक्शन का टैक्सेस के हवाले से, वो तकरीबन 1500 अरब का होता था। अब पिछले साल हमें हुकूमत ने खुद से बता दिया कि उन्होंने 4000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। तो टैक्स में इजाफा तो हो रहा है। पिछले 10-11 सालों में हम 1500 अरब से पहुंच गए हैं 4000 अरब पे, लेकिन इसी अरसे के दौरान जो हुकूमती अखराजात हैं जो 2000 अरब के हुआ करते थे वो अब पहुंच गए हैं कहीं 8000 अरब पे। तो जितना भी टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए, 22 करोड़ आवाम का मैं कहता हूं कि खून भी निचोड़ लिया जाए, तो जितनी तेजी से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से टैक्स कलेक्शन कभी भी नहीं बढ़ सकती। तो फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात को कम करने पे। फोकस जो हमारा रहता है टैक्स कलेक्ट पर और टैक्स के रेवेन्यूज को बढ़ाने पे, वो फोकस मैं समझता हूँ कि गलत फोकस। ठीक है फरूख सलीम साहब, ये बताइएगा अगले माली साल के दौरान महंगाई की शरह 7% तक बरकरार रखने का एक हदफ है, एक ख्वाहिश है, हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मकसद में कामयाब होने के लिए? देखिए, महंगाई जो पिछले 2 से 2.5 साल के दौरानिए में आई है वो हमने पाकिस्तानियों ने पिछले 70 साल में कभी एक्सपीरियंस नहीं की। हमारे यहाँ आप अगर गंदम का रेट देखें तो वो 35 रुपए किलो जो 2.5-3 साल पहले था वो 35 से 70-75 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि तकरीबन 100% इजाफा है गंदम और आटे की कीमत में। और आपको पिछले 70 साल की माशी तारीख में कोई भी 2 से 2.5 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गंदम की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई हो। इसी तरह बिजली का है, आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले बिजली का एक यूनिट जो है वो 10-11 रुपए का था, अब वो 22-23 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। उसमें भी 100-150% से ज्यादा का इजाफा है बिजली की कीमतों में, और वो भी 70 साल की तारीख में आपको कोई 2-2.5 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बिजली की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई हो। मुझे खदशा इस चीज़ का है कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई का रेट है वो कम नहीं होगा। और उसकी वजह ये है कि उसकी जो रीजनिंग है, उसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं वो हुकूमत खुद से है।
जब बिजली का रेट बढ़ता है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, जब बाकी इनपुट्स का रेट बढ़ता है, जब हुकूमत खुद से गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो 1400 रुपए से 1800 रुपए पे ले जाती है, तो वजूहात जो है महंगाई के पीछे वो ये है कि इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर खाद की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, और इन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के पीछे जो ताकत है वो हुकूमत खुद से है। तो ये चीज़ें, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि मज़ीद बढ़ाई जाएंगी, और जब ये बढ़ाई जाएंगी तो जो महंगाई है वो भी मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा फारूक सलीम साहब, रवा माली साल के पहले 9 महीनों के दौरान सिर्फ 264 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च हो सके हैं। तरक्याती मंसूबों पर काम ना होने से बेरोजगारी और दीगर क्या मुआशी मसाइल पैदा हो सकते हैं? उम्दा सवाल है, और इसका जवाब कुछ ऐसे बनता है। आपने 9 महीने का जिक्र किया, 9 महीनों में तकरीबन 3400 अरब रुपए की रेवेन्यू की कलेक्शन हुई है, और उसमें से 2000 अरब से जायद जो है वो कर्जा जात की वापसी, जो हम कहते हैं कि डेट सर्विसिंग जिसको कहा जाता है बजट की टर्मिनोलॉजी में, वो कर्जा जात की वापसी है सूद की मद में। वो तकरीबन 2000 अरब की उसमें निकल गई है। हुकूमत के खजाने में, हुकूमत की जेब में तकरीबन कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बचता। अभी बहुत सारे अखराजात बाकी हैं, सिविल गवर्नमेंट का चलाना बाकी है, तालीम के ऊपर अखराजात बाकी हैं, सेहत के ऊपर अखराजात जो है बाकी हैं, बेशुमार सब्सिडीज हुकूमत देती है वो बाकी हैं। तो उन सब के लिए हुकूमत को मजीद जो है वो कर्जाजात लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे वो 18th अमेंडमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। यहाँ पे नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो दिया जाता है, जो सूबों को रकूम बांटी जाती है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और वहाँ पे लगता ऐसे है कि बहुत बड़ा जो एक चंक है, बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है रेवेन्यूज का, वो सूबों की तरफ बांट दिया जाता है। और दो बहुत बड़े अखराजात जो हैं, जो डिफेंस का खर्चा है और जो सूद की मद में कर्जाजात की वापसी है, वो रह जाता है इस्लामाबाद का बोझ। तो जब तक तो ये 18वीं अमेंडमेंट और ये नेशनल फाइनेंस अवार्ड इसमें बहुत बड़ी इस्लाहात नहीं लाई जाती, क्योंकि जो कर्जाजात की वापसी है वो सिर्फ इस्लामाबाद के कंधों पे डाल दी जाती है, जबकि कर्जाजात तो पूरे मुल्क ने लिए हैं, सिर्फ इस्लामाबाद ने नहीं लिए। और इसी तरह जो दिफाई बजट है वो सिर्फ इस्लामाबाद के कंधों पे डाल दिया जाता है, और दिफा जो है वो पूरे पाकिस्तान का किया जाता है, सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं किया जाता। तो इस हवाले से जब बड़ी मेजर किस्म की कोई इस्लाहात सामने नहीं आ तो बजट में यही कमजोरियां। अच्छा फारूक सलीम साहब, ये बताइएगा, हुकूमत आइंदा माली साल में PSDP के तहत 900 अरब रुपए खर्च करने का इरादा रखती है। क्या आप समझते हैं ऐसा मुमकिन हो पाएगा, और इसके लिए, इसको मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनाना होगी? देखिए, पिछले साल का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है, जो PSDP आप बता रहे हैं प्रोग्राम है, वो तकरीबन 750-800 अरब का था। अब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो उसको बढ़ा के 900 अरब करना चाह रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि जो पिछले साल का PSDP के लिए जो अमाउंट मुख्तस की गई थी, वो पिछले 9 या 10 महीनों में 40% से ज़्यादा एक्चुअली खर्च नहीं की गई। तो अगर ये बताया जा रहा है कि अगले साल के बजट के अंदर वो 100 अरब रुपए का इजाफी PSDP का फंड रखना चाहते हैं, तो असल बात ये नहीं है कि ऐलान किस चीज़ का किया जाता है, असल बात ये नहीं है कि आप बजट के दिन क्या अमाउंट जो है वो मुख्तस करते हैं तरक्याती मंसूबों के लिए। असल बात ये होती है कि उस फंड का कितना हिस्सा जो है वो एक्चुअली खर्च किया जाता है ज़मीन के ऊपर, वो एक्चुअली उसके प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों से तारीख कुछ ऐसी चली आ रही है कि ऐलान तो बहुत बढ़ चढ़ के किया जाता है PSDP का, लेकिन जो उसमें से फंड्स रिलीज किए जाते हैं वो आप समझिए कि 40-50% से ज़्यादा नहीं किए जाते। तो ऐलान जो भी किया जाए वो देखा ये जाएगा कि एक्चुअल रकूम जो है वो कितनी PSDP से निकाल के रिलीज की गई हैं, और जो है वो ज़मीनी हकीकत के हवाले से। ठीक है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बजट के हवाले से जो हुकूमत फैसले कर रही है और क्या मुश्किलात हुकूमत को दरपेश हैं, हुकूमत क्या चाह रही है, उस हवाले से आपने हमें बताया हुकूमत को क्या करना चाहिए, किन मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, उन्होंने
जो है महंगाई की शरह उसको 7% पे लाते हुए उन्होंने कहा कि जी कि ये मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, गवर्नमेंट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो टास्क है वो भी यही है कि महंगाई को किसी सूरत जो है वो कम किया जा सके। खैर बजट आएगा, चौथा बजट है ये हुकूमत का, बजट दोस्त जो है वो क्या कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट हो, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं और गर्मियों का मौसम है और स्किन की बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। गर्मियों में सूरज पूरी आबोताब के साथ निकलता है और फिर हमारी जिल्द को न सिर्फ नुकसान पहुंचाता है बल्कि जिल्द को काला भी कर देता है। और ख़वातीन की अक्सरियत की जिल्द जो है बहुत ही हसास होती है, जिससे गर्मियों के मौसम में चेहरे से शादाबी तो ख़त्म होकर रह जाती है। अच्छा, इस तरह जो है ना वो चिकनी जिल्द की जो हामिल ख़वातीन है वो भी मौसम गर्मा में जिल्द के कई मसाइल का शिकार होती हैं और इसकी वजह चिकनी जिल्द की हसासियत ही है। और मौसम गर्मा में अगर इस किस्म की स्किन की सफाई की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो कील महासों का मसला भी पैदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है और चेहरे के जिल्द पर जो है वो हर मौसम ही तब्दीलियाँ छोड़ता है, अपने बहुत सारे असरात छोड़ता है। इसकी खूबसूरती पर गर्मी का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। सर्दी में हम देखते हैं कि ड्राई हो जाती है स्किन, लेकिन गर्मियों में डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं। इस मौसम में चेहरे की नरम मुलायम जिल्द का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। चेहरे का हुस्न और ताजगी बरकरार रखने के लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ डाइट का भी बड़ा अमल दखल होता है। अब अच्छा, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वैसे स्किन के लिए कौन सा मौसम ज़्यादा बेहतर होता है, या मौसम का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता, आपकी अपनी केयर का ताल्लुक होता है, पता नहीं है क्या होता है। मौसम का ताल्लुक जो है वो मेरे ख्याल में जो स्किन के मौसम का ताल्लुक है वो दिल से होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं और फ्रेश हैं, आपकी स्किन पर नज़र आता है बाकायदा तौर पे, तो हर चीज़ में इशाल की जो है ना फ़िलासफ़ी तो मौजूद ही है। मैं इशाल की फ़िलासफ़ी से बाहर निकलूँगा। मैं अपना ये सवाल जो है ना रखूँगा, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा शाहिद, उनसे जानने की कोशिश। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा, मुझे जो है ना इस कन्फ्यूजन से निकालें कि ये मौसम जो है कोई बेहतर भी होता है स्किन के लिए, या फिर केयर आपको हर मौसम में ही करनी पड़ती है और ये सब कुछ जो है केयर के साथ ही वाबस्ता हैं चीज़ें? जी देखिए, मौसम बहार जिस तरह फूलों के लिए अच्छा होता है, उसी तरह हमारी स्किन के लिए भी बेस्ट होता है। ऑब्वियसली एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, चाहे वो एक्सट्रीम ऑफ समर हो या एक्सट्रीम ऑफ आपकी सर्दियां हो, वो दोनों जो है वो उसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और जैसे इशान ने कहा, वाकई दिल का मौसम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा वो तो मैं बहार से समझ ही गया, जैसे ही आपने मौसम में बहार का जिक्र किया वो दिल के साथ वैसे ही जो है ना वो नत्थी हो गया। उनकी बात तो सही है। तो इसमें केयर जब हम बात करते हैं ना, तो स्किन केयर रूटीन में सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पे लगाने वाले प्रोडक्ट्स शामिल नहीं होते। अच्छा। उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस तरह से रात की नींद पूरी लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं, हेल्दी हैं, क्या डाइट लेते हैं, कितनी आपकी खालिस और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी हुई डाइट है, कितना ज्यादा पानी पीते हैं। जितना ज्यादा हम रिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी पीते हैं, उतना अच्छा है। फिर सबसे पहले हम जब कहते हैं ना गर्मियों की बात है, तो हमें सन को अवॉइड करना बड़ा जरूरी है। तो 11 से 3 बजे बाहर की एक्टिविटी को जितना हो सके अवॉइड करें। और अगर जाना इनएविटेबल है, जाना ही जाना है, तो आपको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आप बड़ी सी या तो कोई वाइड ब्रिम हैट होती है या फिर आप छतरी पकड़ सकते हैं, या जो कुछ भी आपके हाथ को आप अपने सर के ऊपर जरूर रखें। कार के अंदर शेड्स लगा दें, घर के बाहर वो जो ग्रीन वाला कपड़ा होता है वो वाली जिस तरह भी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं ना, डायरेक्ट सन एक्सपोजर को अवॉइड करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद हम आते हैं कि क्रीम्स या आपने क्या क्या फेस के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन फेस एप्लीकेशन में भी फेस की सफाई बड़ी जरूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज्यादा मुंह नहीं धोते। हालांकि 5 वक्त का वजू बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन लोग फॉर सम रीजन नहीं धोते। और मुंह का धोना बहुत जरूरी है, मुंह को साफ रखना। आप अपने पास कोई वाइप्स रख सकते हैं और मतलब बाद आप अच्छी तरह से उसे वाइप कर ले। गंदे हाथ जो हम हर जगह लगाते हैं वो वैसे ही मुंह को ना लगाएं, वो बड़ा जरूरी है। अब जो है ना, मास्क की वजह से बड़ी एक्नी हो रही है लोगों को, बल्कि उसमें मास्क कहा जाता है। तो वो मास्क यूज के लिए, खुदा के लिए वही मास्क बार बार जब मुंह पे लगाते हैं, पहले ही वहाँ पे आपको पता है आपकी इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, वो मास्क ने आपके मुंह को बंद किया होता है, ऊपर से आप उसके ऊपर जो है वो गंदा मास्क लगाए जाते हैं, तो वो मजीद वहाँ पे एक्नी होती है। तो उसके लिए अगर हम कपड़े साफ मास्क और उसको यूं लगा दें, बजाय इसके कि हम वो बिल्कुल एयर टाइट वाला लगाएं, तो वो भी जरा काफी बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये भी बताएगा, आपने कहा कि इसमें टेंशन का या फिर आप किसी भी किस्म के स्ट्रेस में है, इसका बड़ा अमल दखल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ख़वातीन ये कहती हुई नजर आती हैं, हम तो धूप में भी नहीं जाते, घर में रहते हैं, 24 घंटे हमारा घर पे रहने का काम है, फिर भी हमें एक्नी हो रहा है। तो उसमें नींद या फिर जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस का बहुत अमल दखल है, कितना ज़्यादा अमल दखल है धूप और गर्मी से निकलने के अलावा?
जी देखिए, एक्ने के तो बहुत सारे अपने कॉजेस भी होते हैं, बहुत सारी औरतों को हार्मोनल एक्ने भी होती है, और हार्मोन्स जैसे पीसीओडी आपका हो गया, या आपको कोई थायराइड के मसले हो रहे हैं, या कोई और हार्मोनल इश्यू भी हो सकता है जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक्ने निकलती है। ऊपर से फिर हमारी कुछ इस तरह की हैबिट्स हैं कि हम जो अपनी स्किन में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें आपने जब क्लेंजिंग करनी होती है, मतलब उसको अच्छी तरह से साफ करना है, आप सोप से साफ करें, तो क्लेंजर हमेशा, जैसे आप सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर यूज कर सकते हैं, ये ऑयली स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बड़ा जरूरी होता है। हम सोचते हैं कि ऑलरेडी ऑयली है तो उसके ऊपर मॉइस्चर ना लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप मॉइस्चर नहीं लगाते तो मजीद ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो आपने अच्छे से एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, एक्वियस बेस्ड मॉइस्चराइजर जिसे हम कहते हैं, लाइट वेट मॉइस्चराइजर या नॉन कॉम्बिनोजेनिक जिस पे लिखा होता है, उसका मतलब है कि वो पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। आपने उसके बाद मॉइस्चराइजर भी यूज करना है। एक्सफोलिएशन बड़ी जरूरी होती है। एक्सफोलिएशन होता है कि आपने इसको स्क्रब किया अपनी स्किन को, बहुत विग्रसली स्क्रब नहीं करना होता। कोई भी अच्छा आप स्क्रब ले सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है, या घर में बनाने के लिए चीनी को आप मिक्स कर सकते हैं किसी भी ऑलिव ऑयल में, चीनी, सॉल्ट वगैरह आप ऑलिव ऑयल में मिक्स करके लेमन या हनी के साथ एक स्क्रब सा बना सकते हैं, जिसको आप सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे। उसके बाद आप फेस वॉश करेंगे। फिर हम एक अच्छा सा टोनर यूज कर सकते हैं। टोनर जो होता है वो आपकी स्किन को टोन कर देता है। उसके लिए रोज वाटर बड़ा बेस्ट होता है। आप रोज वाटर को रख लीजिए एक स्प्रे बॉटल में, उसे ठंडा कर लीजिए, पर्स में रख लीजिए, या जैसे ही वापस आते हैं कहीं बाहर से तो आपने ढेर सारे पानी से अच्छी तरह से मुंह धोया और उसके बाद रोज वाटर भी आप अपने मुंह पे स्प्रिंकल कर लेते हैं, ये टोनिंग हो जाती है। तो एक्सफोलिएशन हो गई, आपकी क्लेंजिंग हो गई, टोनिंग होगी, और फिर मॉइस्चराइजिंग हो गई। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल हो गए ना, तो लोग ट्यूटोरियल देख के मेकअप की 1000 लेयर्स लगा लेते हैं। 1000 लेयर्स मेकअप की बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं होती। वो बाकायदा आपको क्लॉग करती है और एक्ने कॉज करती है। और इतनी लेयर्स की इतनी यंग लड़कियों को भी स्पेशली बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा कोई 15 स्टेप्स तो वो दिखाती हैं कि 15 चीजें मुंह पे लगानी है, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं। कम से कम चीज लगाइए, लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाइए, और एक आध लेयर ऑफ मेकअप इज मोर देन इनफ। और वो तो समर में वो भी अवॉइड करने की जरूरत है। आप सिर्फ एक लूज पाउडर, मिनरल बेस्ड मेकअप हमेशा ये सिंथेटिक मेकअप की जगह मिनरल बेस्ड अच्छा होता है। सनस्क्रीन यूज कीजिए। सनस्क्रीन के अंदर SPF खाली के ऊपर जोर नहीं देना होता। आप ये देखिए कि वो बैरियर मेथड वाला है, मतलब आपका जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसके अंदर होता है वो वाली होती है। सनस्क्रीन आप एक अच्छी यूज कर सकते हैं, लाइट वेट। अगर आप सूट नहीं करी तो वो मत कीजिए। और दूसरा, ये जो स्टीरॉइड क्रीम्स होती हैं, प्लीज इनको जो है ना गोरा होने के लिए इन दिनों में आप यूज मत कीजिए, और वैसे भी मत कीजिए, क्योंकि होता ये है कि ये जो आप स्टीरॉइड और रेटिनॉइड्स वाली एक्सट्रीम क्रीम्स यूज करते हैं, इससे स्किन बहुत सेंसिटिव और थिन हो जाती है। और स्पेशली जब थिन हो जाएगी और स्किन एक्सपोज होगी और फिर आप सन में जाएंगे तो वो मजीद काली हो जाएगी और परमानेंट। तो किसी किस्म के भी लेजर ट्रीटमेंट्स और पीलिंग्स ये इस वक्त समर में कराने के लिए नहीं होते। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, हमें ये भी बताइएगा, आपने हमें बताया कि हमने सूरज की किरणें जो हैं उनमें नहीं जाना 11 से 3 बजे के दरमियान। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि हम सन बात लें, हम कोशिश करते हैं कि हम उधर जाएं। तो फिर कौन सा टाइम जो है वो ज़्यादा बेहतर है गर्मियों के अंदर? देखिए, सन बात मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों में से कोई लेता है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा होता है, हमें तो फोर्सिबली लेनी पड़ती है। चले हम सूरज की किरणों की बात कर लेते हैं। हाँ, हम सूरज की किरणों में यही है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग जाए, अगर किसी को एक्सरसाइज करनी है अर्ली मॉर्निंग जाए वो अच्छा होता है, या फिर शाम के वक्त की वॉक वगैरह अच्छी होती है। शाम के वक्त आप कर लें, एक्सरसाइज जरूर करें। इसमें मैं जरूर कहूंगी कि लेकिन अगर सन में जाना ही पड़ता है, इनएविटेबल है आपका जाना, तो जरूर अपने मुंह को जो है ढक लें। अभी आप जैसे अगर बाइक पे हैं तो आप हेलमेट भी पहन रहे हैं, आप साथ गॉगल्स भी पहन सकते हैं, मास्क भी पहन लेंगे, आपका मुंह अच्छा ढक गया। उसी तरह खवातीन है तो वो भी ये कोशिश करें कि कोई भी पतला दुपट्टा, और ये जो लोग हिजाब लेते हैं या पूरा का पूरा अबाया लेते हैं, उनको भी मैं कहूंगी कि बहुत कोशिश करें कि प्लीज कॉटन का लें, ये नायलॉन या सिंथेटिक मटेरियल मत यूज करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। उसी तरह जैसे आपकी पाँव की केयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाथों की भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपने लूज फिटिंग कपड़े, लाइट कलर के कपड़े जो है, कॉटन के कपड़े फुल स्लीव्स में पहनने हैं। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये भी बता दीजिए डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है इस सब के अंदर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ज्यादा से ज्यादा जो है ना पानी पीना है। इस वक्त जो सीजनल फ्रूट है, आप वाटरमेलन, तरबूज का इस्तेमाल करें। नींबू पानी बहुत ही हेल्दी चीज है, आप नींबू पानी इस्तेमाल करें। आप ज्यादा से ज्यादा टमाटर और खीरों का सलाद बना के खाएं। आप जितना ज्यादा जो आपके विटामिन C रिच चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनके जितने भी जो सीजनल फ्रूट होता है ना, उसकी आप फ्रूट चाट बना के खा लें, या उस फ्रूट को एज सच खा लें, या फ्रूट जूसेस जो खुद से बनाए हुए, नॉट पैकेट जूसेस, वो
इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे अच्छा होगा। और वैसे तो डायरेक्टली प्रूवन लिंक नहीं होता, लेकिन ये देखा तो गया है कि आप जितनी ज्यादा ऑयली चीजें खाएंगे, जितनी ज्यादा डीप फ्राइड चीजें खाएंगे, जितनी ज्यादा स्वीट चीजें खाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्ने फ्लेयर अप होती है, इंक्लूडिंग विच फ्यू थिंग्स लाइक चॉकलेट, कोला, चिप्स और आपकी चीज वगैरह। तो इनको आप अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा आप इस तरफ आ जाए और खालिश चीजें खाएं, पैकेट वाली चीजें मत खाएं, कोलास वगैरह प्रोसेस चीजें नहीं खाएंगे मैदे की बनी हुई, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आप खुद फील करेंगे। तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और डाइट ठीक रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, तो बहुत अच्छा है। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और आप हमें कह रही थी कि किस तरीके से गर्मियों के मौसम के अंदर स्किन को जो है वो फ्रेश रखा जा सकता है, और जिस तरह से इशाल ने मुझे बताया था कि दिल का मौसम जो है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मौसम अच्छा होगा तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, अच्छी जो है वो रहती है। तो फिर दो चीज़ों का इम्तजाज हो गया ना इशाल, आपने स्किन केयर भी करनी है और साथ आपने कोशिश करना है मैं खुश भी रहूं। आप खुश भी रहें, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप जैसे हमजा कहते हैं फिलॉसफी झाड़ रही होती हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप नींद पूरी करें, फिर उसके बाद जो है धूप में जाना ना जाना काम अपने करने हैं, सनब्लॉक लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को पुरसुकून करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं और फिर आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो, एक जो शाइन है वो खुद ब खुद आ जाती है जब आपके दिल का मौसम जो है वो बहार की मानद हो। हाँ, क्या बात है इशाल, शायराना भी होती जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि पानी जो है वो तो हमने बहुत ज़्यादा पीना है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में तो पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो अपने जो वाटर इनटेक है उसको हम सब कोशिश करते हैं कि उसको अब कुछ बेहतर करेंगे, ज़्यादा करेंगे। एक तो डिहाइड्रेशन से जो है हम बच जाएंगे, दूसरा हमारी स्किन भी उससे बेहतर और तरबूज जो है वो बहुत ज़्यादा खाइए, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम में इन भी है जो कोई दूसरा फ्रूट नहीं यूज़ कर सकते, वो तरबूज एटलीस्ट जो है वो आपके उसमें आ जाता है, बजट में आ जाता है, आप ख़रीद के खा सकते हैं, आपके लिए वो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची की बात करेंगे। कराची के मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, मतलब अगर गिनना शुरू कर दें तो मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं। और नालों की सफाई ना होना भी उसमें एक मसला है जो कि शामिल है। मॉनसून का मौसम जैसे ही आता है, शुरू होता है, कराची के शहरी खुश होने के बजाय खौफ का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब फिर मानसून का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है। बरसों से इस अजाब से गुजरते आ रहे हैं आवाम, और हर बरस सरकारी हुकाम जो है तिफल तसल्ली और बयानात के ज़रिए उन्हें बहलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि इस बरस भी शहर के बासियों को बरसात की वजह से तवील ट्रैफिक जाम होने, या फिर जगह जगह बरसात का पानी जमा होने, या फिर घरों में, दफातर और दुकानों में पानी दाखिल होने का अजाब जो है वो झेलना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, यही सूरत हाल रही। कितने दिन लग गए बारिश का पानी जो है वो शहर कायद से निकालने में। बिल्कुल, हमने कंटेनर बहते हुए कराची में जो है देखे थे। घरों के अंदर पानी जो है वो गटरों का दाखिल हो गया था, फर्नीचर ख़राब हो गए, लोग कितने परेशान थे। अब ये जो खदशा है जो हम आपसे बयान कर रहे हैं, इसका इजहार वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्विटर पर महमूदाबाद नाले की तस्वीर शेयर करते हुए किया है। मतलब सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि महमूदाबाद नाले की सफाई ना होना ये जाहिर करता है कि इस मानसून में कराची फिर कचरे से भरे गटर के बदबूदार पानी में डूब जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने मजीद भी इस हवाले से कहा था कि ये लापरवाही नहीं है, बल्कि हमारे अजीम शहर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मुनज़्ज़म साजिश है। ख़ास तौर पर जब सईद गनी इस इलाके से MPA भी हों और उसके बावजूद इलाके का ये हाल हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि जो आने वाले जो मानसून की बारिशें हैं उसमें मुल्क का क्या हाल होगा। इस हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। आलमगीर खान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं खान साहब, कराची में नालों की जो सूरत हाल है उस पर मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, क्या कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसमें नालों की मरम्मत और सफाई शामिल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसमें यकीनन शामिल थी, लेकिन चंद बड़े नालों, जो बड़े नाले हैं, जो बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई शामिल थी, जिस पर NDMA ने काम किया, जिसमें महमूदाबाद का बड़ा नाला, औरंगी टाउन का बड़ा नाला, गुज्जर नाला, ये अहम बड़े नाले जो हैं इसमें शामिल थे, जिसको NDMA ने किलोमीटर्स तक साफ किया। और सिंध गवर्नमेंट ने जो इस पर इंक्रोचमेंट कायम थी उसको क्लियर किया, उसी के बाद सफाई मुमकिन पाई। लेकिन जो खदशा अली ज़ैदी साहब जाहिर कर रहे हैं और जो हम सबको है, मैंने तो इस पे एहतजाज भी किए चंद माह पहले
के जो छोटे नाले हैं, देखें एक तो 6 से 8 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं जो अंग्रेजों के वक्त के बने हुए हैं, और उसकी निकासी भी सीधा जाती समंदर में जाती उसकी निकासी। एक है छोटे नाले जो सैकड़ों की तादाद में, और वो ताहाल चौक है, उसकी कोई सफाई नहीं हुई। अभी जब ये साइक्लोन का जो खतरा था उस दौरान आपने देखा सीएम ने एसीज और डीसीज का एक इजलास बुलाया और उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप जो है नाले की सफाई शुरू कर दें। तो वो साइक्लोन का खतरा भी टल गया अल्लाह के फजल से, और साथ ही अब कोई नाले की सफाई भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये जो सबसे अहम बात है वो ये कि सफाई एक रेगुलर अमल है। ये नाले की सफाई ये सारा साल होनी चाहिए। ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी आफत आए, कोई ऐसा हालात क्रिएट हो और उस पे हम रिएक्टिव अप्रोच के साथ जाएं और फिर मीडिया उसको टेकअप करे तो हम जाएं। ओ भाई, आप सारा साल क्यों नहीं काम करते? आपके ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आपके डीएमसी के जो भी अमला है, वो किस बात की तनख्वाह लेता है? वो सारा साल क्यों काम नहीं करते? इसका भी इजहार जो है अली साहब ने किया, आलमगीर खान साहब। वो कहते हैं कि कोई लापरवाही नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है शहर कायद के खिलाफ। आप समझते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा अगर कराची में कोई काम नहीं होगा? तो देखिए, मुझे ये समझ आती है, इदारे इनके पास हैं। नाले अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है, $26 हर टन के लिए पे किया जा रहा है इन कंपनीज को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है, तो ये कचरा क्यों आता है नाले तक कि नाले चौक हो जाते हैं? और चौक होने की सूरत में सारा पानी जो है वो इर्द गिर्द की आबादी में आ जाता। और ये इदारे कोई अभी से नहीं, ये पिछले 2 हुकूमतों से इनके पास है। नाले की सफाई की जिम्मेदारी का इख्तियार जानबूझ के इन्होंने अपने पास रखा है। वो किसी जमाने में मेयर के पास होता था, इन्होंने खुद से ये इख्तियार रखा है अपने पास कि नहीं, ये काम हम अच्छे तरीके से करेंगे। जब आपने कचरा सफाई की, नाले सफाई की, पानी की निकासी की, सड़कों की तामीर की, इन सब चीजों की जब अपने पास इख्तियार रखा, और जब आपसे हम या पब्लिक वो उम्मीद रखती कि आप डिलीवर करेंगे, नहीं करते, तो मैं साजिश ही समझूंगा ना कि पिछले 12 साल से आपने शौकिया इख्तियार भी रखा, ताकत भी रखी, फंड्स पर भी काबिज हुए और काम भी नहीं कर रहे। अच्छा आलमगीर खान साहब, अगर सिंध हुकूमत जो है इस हवाले से कोई काम नहीं करती तो क्या फिर विफाक भी हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? क्योंकि इस वक्त फिर मॉनसून शुरू होने वाला है, अवाम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आए जो उनकी मुश्किलात से उनको निकाले। देखें, एक चीज़ समझें, जो फंक्शन करती, जो हाथ पांव होते, वो इदारे होते। वफाक किसी इदारे के बगैर तो फंक्शन नहीं कर सकता। वफाक तो अगर लेट से उसने आज सफाई करनी है कराची में, तो वो किसी इदारे को फंड करेगा कि वो इदारा जो है वो एक टूल के तौर पे जो है वो करामद हो, एक टूल के तौर पे वो काम करे। वो इदारे सूबे के पास है 18वीं तरमीम के बाद। एनडीएमए को एक टूल बनाया गया, और वो और चूंकि वो फौज का एक इदारा है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, उस पर सूबे ने भी इत्तेफाक किया और मिल के काम किया जा सका। लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है, वो चंद बड़े नालों तक ही महदूद रहे। जो बाकी सैकड़ों नाले हैं, वो इधर की जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँ, वफाक फंड जरूर कर सकती है इदारों को, काम इन्होंने ही करना है। ठीक है आलमगीर खान साहब, ये बताइए कि फिर ऐसा महसूस हो रहा है आपकी बातों से भी और जो हालात भी नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत की तब्दीली के अलावा ऑप्शन ही कोई मौजूद नहीं है? मतलब सिंध हुकूमत को तकरीबन 12.5 साल तो हो गए, पौने 13 साल हो गए मुसलसल यहाँ पर आते हुए। अब लोग तो सवाल करेंगे, कराची का मैंडेट तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, कराची का मैंडेट MQM के पास था, तो लोगों को ये बात आप कैसे समझाएंगे कि ये तो सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया? और देखें, लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से, हर किसी के पास फ़ोन है, इंफॉर्मेशन का दौर है, हर कोई बाखबर है, हर किसी तक इंफॉर्मेशन आ रही। देखिए, कराची का मैंडेट, नुमाइंदगी ज़रूर है हमारे पास, कराची के इदारे नहीं है हमारे पास, बदकिस्मती से। वो 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास है। मैं कराची में आज ऑपोजिशन कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। हाँ, वफाक ने जो मुझे फंड दिया है डेवलपमेंट का अपने हल्के के लिए, वहाँ पे जो भी तरक्याती काम मैं कर रहा हूँ, और दीगर MNAs, इवन MQM के MNAs कर रहे हैं,
तो हम सब मिलके अपने हलकों में कई तरक्याती काम कर रहे हैं, लेकिन जो मजमूई तौर पे कराची के बल्दियाती इश्यूज हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो कचरे का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो सड़कों का हो, ये सब सूबे के पास है इसके इदारे। तो हमारा जो अब रोल किरदार बनता वो अपोजिशन का बनता। मैं उन इदारों के खिलाफ एहतजाज करूं, मैं ऐवान में बात करूं, मैं मीडिया पर इशू रेज करूं, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा आलमगीर खान साहब, फिर वे फॉरवर्ड क्या है इससे, इस सब मुश्किलात से आवाम को निकालने का तरीका क्या है, क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए, तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा, अगर मैं ऑपोजिशन में हूँ तो मैं अपना किरदार अदा करूं, ना कि मैं घर पे आराम से नींदें पूरी करूं या आराम करूं। अपना किरदार पब्लिक की आवाज को रेस करने का, उनके इश्यूज को उजागर करने का। हम पिछले साल भी हमने ये इशू कचरे का रेस किया। मैं खुद ये सीवरेज और नाले के इशू पे जेल गया। सईद गनी बल्दियात का मिनिस्टर था, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे। तो इसी तरीके से सीएम हाउस के बाहर कचरा फेंका। तो ये जो भी हम एफर्ट्स करते, उसके नतीजे में मशीनरी सिस्टम हरकत में आता और कहीं ना कहीं बेहतरी आती। रही बात जो वफाक का इख्तियार है, कराची को हमने ऐसे अलहदा नहीं छोड़ना, ना इनके हवाले करना है। जो हम कर सकते हैं वज़ीर आज़म की क़ियादत में, जैसे पहले हमने NDMA की मदद ली, इंशाल्लाह दोबारा भी ली जाए। ठीक है आलमगीर खान साहब, आपको प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए, वहाँ पर GDA मौजूद है, MQM पाकिस्तान मौजूद है, क्या आपको प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? अभी भी कुछ वक्त है, नालों की सफाई हो सकती है, लोग मुश्किलात से बच सकते हैं, हुकूमत पर कोई प्रेशर डाला जाए, कोई ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए? यकीनन देखें, एक चीज समझे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर विल होगी सब कुछ मुमकिन है, और अगर तमाम आवाज़ें इकट्ठा होके इस चीज़ को, इशू को रेस करें, और जो कि की जाएगी। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ इनके खिलाफ। और बाकी दीगर जो सूबाई हमारे सूबाई जो असेंबली के लोग हैं और कौमी असेंबली के लोग हैं, वो भी इस पर मुत्तफिक हो रहे हैं कि क्योंकि अभी मॉनसून का सीजन आने वाला है, और उससे पहले हम सब के कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलाके वो मुतासिर होने हैं। और इससे भी ज्यादा जो खतरनाक और अहम चीज है कि कराची में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जब गर्मियां बढ़ती, पानी का इस्तेमाल बढ़ता, और अब वो पानी का शॉर्टफॉल शुरू हो गया। मेरे हलके के लोग वो मुतासिर हो रहे हैं। तो अब ये लोगों के एहतजाज भी बढ़ेंगे, और हम जैसे मुंतखब नुमाइंदे भी जो है अब सड़कों पर आएंगे लोगों की नुमाइंदगी करते हुए। ठीक है आलमगीर खान साहब, ये भी बताइए, फिक्सिट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फिक्सिट जो है वो अलहदा से काम कर रही होगी, या वो फिर वफाकी हुकूमत जो बता रही होगी उसी तरीके से काम करेगी? क्योंकि फिक्सिट जो है वो खास तौर पर कराची की आवाज़ है। देखिए, फिक्सिट तो अपने महदूद वसाइल में वो खुद ही काम करती, उसको किसी हुकूमती सपोर्ट की ज़रूरत अभी तक कोई हुकूमती सपोर्ट हासिल नहीं उसको। और जो नौजवानों का हमारा ग्रुप है कराची का, और अब तो कराची से बाहर भी वो फैल गया है, दूसरे बड़े शहरों में भी हमारी टीम्स वगैरह कायम हुई हैं, तो अपने महदूद वसाइल से काम करती रहेगी इंशाल्लाह। और जो लोगों की उम्मीद है उसको पूरा उतरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम उम्मीद भी यही करते हैं। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि मौसम जो है वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन कराची के जो हालात हैं वो हमेशा एक से ही रहते हैं। मॉनसून हो या ना हो, कराची के जो मुश्किलात का जो अंबार लगा हुआ है आवाम के लिए, वो कभी भी सर्दी आए होता तब मसला, वहाँ पर गैस नहीं पहुँच रही होती, वहाँ पर गर्मी आए तब मसला, कोई भी मौसम हो, कराची के लोगों को जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। और तकरीबन मतलब के 13 साल गुजर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, और अभी भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि हालात जो है वो कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी नालों की सूरत हाल वही है, सफाई है, कचरा या पानी का निज़ाम वही है, सीवरेज का निज़ाम वही है। तो फिर क्या हुकूमत को बदलने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है? कुछ समझ में से बालत आ रहे हैं ये चीज़ें। हुकूमतों को साइड पे रख के ना हमें सोच बदलने की भी ज़रूरत है। और वो किस मामले पे है? जब हम रोड पे जाते हैं ना, तो रोड पर सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सारों को ही जल्दी है, आप सारों को ही तेज़ी है, हम सारे जो है ना
कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले पहुंच जाएं, निकलें घर से सबसे लेट, पहुंचे हम सबसे पहले। तो ये सोच बदलने की हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महफूज ड्राइविंग जो है वो ज़िंदगी बचाती है। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी से प्यार कीजिए और सड़क पर मोहतात ड्राइविंग करें। ये पैगाम है पंजाब इमरजेंसी सर्विस 1122 का, जो 17 से 23 मई तक जो है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है वो मना रहे हैं। हाँ जी, बड़ा अहम जो है ये वीक है। इस हफ्ते को किस तरीके से मनाया जा रहा है, इस हफ्ते का मकसद क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये जो वीक मनाया जा रहा है, पहले तो हमें ये बताएं कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? जी, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, इसका मकसद ये है कि हम इस बात को उजागर करें कि अब एक बहुत बड़ा जो डिज़ीज़ का या ज़ख्मी होने का या मुतासर होते हैं, जैसे सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट होता है, वो हादसात हैं। बल्कि इसको अब हादसा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रोड ट्रैफिक क्रैश। जिस तरह आपने बात की कि जहन बदलने की ज़रूरत है, ये हादसा नहीं है। ये या ड्राइवर की गफलत से होता है, या गाड़ी में ख़राबी की वजह से होता है, या सड़क में कोई ख़राबी है उसकी वजह से होता है, या एक और जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एरिया, वो तो दूसरे लोग हैं जो सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बगैर देखे आप एक मेजर हाईवे को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, बस एक बचाते बचाते आपको जाके किसी दरख्त से लगती है, उसमें 50-60 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ लोगों की अमवात हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन पास की, उस पर ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है इसको मनाया जाता है। और उस पर जो मेन फोकस है, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर देखिए, ज़्यादातर जो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें मोटर बाइक्स बहुत कॉमन है। यूरोप में चूँकि एनवायरनमेंट ज़रा ठंडा होता है, वहाँ पे बाइक्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मोटर बाइक्स, जितना पूरा एशिया देख लें, अफ्रीका देख लें, सारे जगहों पे आपको बहुत मोटर बाइक्स नज़र आएंगी। और आज आप देखिए कि सिर्फ रेस्क्यू 1122 ने अब तक पंजाब, अगर मैं सिर्फ देखूं तो 28 लाख ट्रैफिक हादसात को मैनेज किया है। अच्छा। और डेली बेसिस पे तकरीबन हमारे 900 ट्रैफिक हादसात हैं जो हम मैनेज करते हैं। और इसमें 83% जी, ये पंजाब में अभी सिर्फ अभी आप तो इसको अगर आप ऊपर पाकिस्तान पे ले जाए तो 900 से आप सीधा कर लीजिए 1000 तकरीबन, और ऐड कर लें तो तकरीबन ये आपका नंबर जो है वो तकरीबन 1800-1900 के करीब चला जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा इसका एक इम्पैक्ट है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 900 ट्रैफिक हादसा डेली बेसिस पे हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं तो हर 1.5 मिनट पे एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है। और 83% उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मोटरसाइकिल के राइडर्स हैं, जो कि ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं करते। आप सोच लीजिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। उस ख़ानदान से पूछे जिसका एक मोटरसाइकिल वाला जब एक्सीडेंट होता है, उसकी कोई हड्डी टूट जाती है, उसकी हेड इंजरी हो जाती है, तो उसके साथ उसकी फैमिली के साथ क्या गुजरती है। मैंने वो लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी टांगें कटवा ली ताकि वो जाके अपने ख़ानदान के लिए कमा सकें। वो 1 साल इलाज के लिए बैठ नहीं सकते थे क्योंकि उसकी मल्टीपल जगह से टांगें टूटी हुई थी। उसने जाके, तो अगर वो इलाज पे रहता तो 1.5-2 साल लगते। उन्हें कटवा के जाके कि 2 हफ्ते में टांके लग जाएंगे, भर जाएगा, और उसके बाद जाके मैं वापस कमा सकूँ अपने उसकी फैमिली के लिए। उसने जाके तो इतना मुश्किल वक्त गुजरता है कि लोग सोचते हैं कि जी नहीं होगा। और ये होते कौन है ज़्यादातर? जवान कमाने वाले फैमिली के लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी अपील है। मैं समझता हूँ जाने की जल्दी होती है, जहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक कि एमरजेंसीज़ और उससे बर्दाश्त होने के लिए हम मौसर निज़ाम कायम करें। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब ने, हुकूमत पंजाब ने पूरा एक सिस्टम बना दिया जो अब तहसील की तक काम कर रहा है। और कोई भी बंदा सिर्फ एक हमें कॉल करता है, ताकि कोई हादसा हो, जो पहले खून बहते बहते लोग सड़क पे मर जाते थे, मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से लोग उनकी मदद करते हुए घबराते थे, आज उसको मदद मिलती है। रिस्पॉन्स टाइम भी बता दीजिएगा। रिस्पॉन्स टाइम जी, आज तक आप देखिए अगर 90 लाख से ज़्यादा हमने एमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्ड किया है तो हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट। अच्छा। तो मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है विदिन 10 मिनट्स जो है वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी है या किसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है या कोई हमें एड्रेस एक्सप्लेन नहीं करता, ये भी मैं बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज लाहौर हम देखें जब 14 एम्बुलेंसेज थी, आज जो है वो लाहौर इतना एक्सपेंड कर गया है कि किस एंड से इसी तरह करा हर शहर जो है वो उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, जब भी इमरजेंसी हो सिर्फ इमरजेंसी में कॉल करें। एग्जैक्टली। हमें बर वक्त कॉल करें। और वाकई अगर सीरियस इमरजेंसी है, क्योंकि वसाइल थोड़े होते हैं, जब भी आप हो कितने भी वसाइल हो जाएं वो कम, तो इसलिए जब आपको वाकई जेन्युइन सीरियस इमरजेंसी हमें फ़ौरन कॉल करें तो हम आके हम फ़ौरन आपकी मदद कर सकें। अच्छा। लेकिन ये चीज़ जो हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई हादसा नहीं हुआ, कल कोई बंदा ज़ख्मी। अच्छा, कोई ऐसा दिन भी गुजरता है जब कोई हादसा ना हो और सब कुछ नॉर्मल? अफसोस इस बात के अभी तक ऐसा दिन नहीं गुजरता। अगर सिर्फ ईद के दिन भी हम देख लें
अच्छा। तो ईद पे जब मूवमेंट, हालांकि इंटरसिटी मूवमेंट नहीं थी और विद इन द सिटी मोटरसाइकिलें चल रही थी और लोगों ने मोटरसाइकिलें लेके निकलते भी थे, उस पे भी 4802 जो है वो एक्सीडेंट्स हुए। ओहो, और उसमें से- लॉकडाउन में थे हम, मतलब 4888 जो है रेस्टोरेंट्स पे नहीं जा रहे थे कोई और, बट वैसे सड़क के ऊपर निकल रहे हैं और सड़क जब खाली है तो और ज़्यादा लोग ईजी ले लेते हैं, वन वे तोड़ते हैं कि इशारा तोड़ दें दूसरी जगह, कोई नहीं आ रहा जी। देखिए आपको नहीं पता किस वक्त हादसा हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, उन्होंने कहा बस मैं यहाँ तक बाजार तक जाना था, तो हमने कहा कि क्या हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। वो बंदे की बाइक स्लिप हुई, उसका सर लगा साइड पे फुटपाथ के साथ, और उसके बाद उसने 45 दिन लाहौर जनरल अस्पताल में वेंटिलेटर पे गुजारे और अल्टीमेटली उसकी 30s में था बंदा, उसके। सर सबसे जो है अहम चीज़ रोड सेफ्टी, हम ये क्यों समझते हैं कि रोड सेफ्टी से मुंसलिक लोग सिर्फ वो हैं जिनके पास बाइक है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास साइकिल है या कुछ, जो पैदल चलने वाले हैं उनका कितना बड़ा किरदार है इसमें। और हम जब घर से निकलते हैं, खा किसी भी तरह निकले, हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है? आप देखिए उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए कहीं पे भी ओवरहेड ब्रिजेस बन गए, लेकिन वो कोशिश ये करेंगे कि मेहनत ना करनी पड़े, ओवरहेड ब्रिज ना चढ़ना पड़े। हालांकि जो ही जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत है, उससे एक्सरसाइज ही हो जाएगी बेहतर। तो आप ओवरहेड ब्रिज पे नहीं चढ़ेगा, वो सड़क के अंदर से अपनी जान को खतरे में डालता हुआ ऐसे गाड़ियों के दरमियान में से निकलने की कोशिश करेगा। यही ट्रेंड हमने मोटर बाइक राइडर्स में देखा है। अगर आप साइड लेन में जाएं, अगर अपनी सिर्फ स्पीड कम कर लें, जो कि अब भी जो दुनिया में अब रिसर्च हुई है उसकी वजह से, जो ग्लोबल रोड सेफ्टी आलमी ये जो रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, उसका फोकस यही है कि हम स्पीड कम करें। और मेरे लिए खसूसी तौर पर मेरा मैसेज इंडिया के ज़रिए मोटर बाइक राइडर्स के लिए है, उनकी फैमिलीज़ के लिए है कि जो भी मोटरसाइकिल चला रहा है, अगर वो आपका बाप है, शौहर है या बेटा है, कोई भी है, ज़्यादातर चूँकि चलाने वाले मेल्स होते हैं, तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि उनसे ये वादा लें कि वो जल्दी निकलेंगे ताकि उनको जल्दबाजी ना हो, और अपनी स्पीड आइडियली 30 किलोमीटर्स पर आवर रखेंगे। अगर को बहुत जल्दी भी हो 50 से ऊपर फिर भी नहीं जाएंगे। अच्छा। तो अगर उससे बाई लेन में रहेंगे, उससे ये खुदा ना खास्ता अगर गिरते भी हैं, कुछ होता भी है, तो चोट की नौयत जो है बहुत कम होगी। कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद पहुंच जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से ज़्यादा बेहतर है कि घर आराम से वो पहुंचे। एग्जैक्टली। तो मेरी सबसे अपील ये आलमी दिन के ऊपर ये होगी कि आज माशाल्लाह मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और मीडिया ने बहुत अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की है। इसको हमें एक जिहाद समझकर हमें आगे लेके चलना है, ताकि जो बढ़ते हुए रोज़ाना, सोचिए 500 लोग रोज़ाना अस्पताल में दाखिल होते हैं और माजूरी का बायस बनते हैं ट्रैफिक हादसा की। सिर्फ पंजाब की मैं भी बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इसका बताइएगा कितना कि बड़ा अरबों में एक इम्पैक्ट है। आपकी जो टीम है वो काम किस तरह से करती है? कॉल गई और उसके बाद जो है वो किस तरह से रिस्पांस करते हैं? पहले फैमिली को बीच में मतलब कॉल की जाती है, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, या फिर पहले फर्स्ट एड जो है वो दी जाती है? देखिए अव्वलीन तरजीह होती है कि हमने जान बचानी है किसी की। सो जैसे ही कॉल आई हमने वहाँ पे पहुँचना है। उस वक्त हम ये नहीं पहुँचते आप कौन हैं, किसके बेटे हैं, VIP हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हमने उसकी जान बचानी है। सो इमीडिएटली जैसे ही हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन वहाँ पे पहुँचते हैं, वो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट मौके पे ही शुरू कर देते हैं। फिर देखते हुए कि कितनी शिद्दत है, अस्पताल उसको ले जाने की ज़रूरत है या कहाँ पे जाने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसका, तो वो साथ ही उसको वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो जाते हैं? ये एक्चुअली कभी भी दुनिया के अंदर सवाए एयर एम्बुलेंस के, जो आपकी वैसे एम्बुलेंस है उसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या इमरजेंसी पैरामेडिक्स, इनको हम कहते हैं इमरजेंसी पैरामेडिक्स होते हैं, वो हमने पहली बार पाकिस्तान में ट्रेनिंग शुरू की 2004 में जब ये सर्विस शुरू की। तो वो फ़ौरन जाते साथ उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मतलब किसी का अगर दिल रुक गया है तो फौरन CPR शुरू कर देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बल्कि मैं सबसे कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, मीडिया ग्रुप से भी, वॉलंटियर से भी कहूँगा कि हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसमें इवन अब जाके हर बंदा फर्स्ट एड सीख सकता है। हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट एड देना, खुदा ना खास्ता आपके घर में कभी इमरजेंसी हो, बच्चे को कोई चीज़ फंस जाती है, उसका सांस रुक जाता है, आपका कोई आने वाला किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया, वहीं पर अगर आपके जो शुरू के चंद मिनट हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आपने CPR, उसकी चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दी और आपने उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी वीडियोस भी इनकी सामने आती हैं, मैं तो फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो कीजिए, आप वीडियो से बहुत कुछ सीख लेते हैं। सर एक बहुत अहम चीज़ है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें मैं वीडियो से ही सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। सिंपली ये एक वेबसाइट जो अवेलेबल है, आप उस पर जाएँ, रजिस्टर करें एज अ रेस्क्यू कैडेट कोर में, और उसमें आपको फ्री ट्रेनिंग ऑनलाइन भी मिलेगी। अच्छा। और आप फ्री ट्रेनिंग जाके हमारे किसी भी रेस्क्यू स्टेशन जो हर टाउन में अब अवेलेबल है, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी हासिल कर क्या पता। सर एक और चीज़, हम इमरजेंसी सर्विसेज के जब भी जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे, दुनिया के दीगर ममालिक में भी होता है, रॉन्ग कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं जिससे आप लोग भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। हम 15 की भी बात करें तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा तंग रहती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह की आपको कॉल्स, फेक कॉल्स कितनी मौसूल होती हैं? देखिए याद रखें 1122 एक इमरजेंसी नंबर है, पहले 2 डिजिट्स हैं, किसी के भी फ़ौरन आप डायल कर सकते हैं।
आपने इसको डायल करें जब भी इमरजेंसी है और हमें बर वक्त कॉल दें ताकि हम बर वक्त मदद हो। लेकिन ये मजाक का नंबर नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें डेली बेसिस पे अंदाज़ा कर लीजिए कि आप कोई 65,000 के करीब कॉल्स आती हैं, जिसमें से एक्चुअल अगर हम जेन्युइन कॉल देखें तो वो कुछ 6,000 के करीब होंगे। अगर एक इमरजेंसी के बारे में 2 कॉल्स आ जाए तो तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 इमरजेंसीज हम डेली मैनेज करते हैं, और उसमें अगर उसके एक इमरजेंसी के बारे में 2 कॉल भी कर ले तो तकरीबन 6 से 7 या 8,000 जो इमरजेंसी कॉल्स होंगी। बाकी की जितनी कॉल्स हैं तकरीबन 59,000 तो अब उसका एक तो ये है कि बिला वजह नंबर बिजी मिलेगा, तो जो बंदा एक जेन्युइन कॉलर कॉल कर रहा है उसको नंबर बिजी मिलेगा। तो उनके लिए किसी की जान चली जाए किसी के मजाक की वजह से, तो मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान के सारी शहरियों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता हो वो इसके साथ मजाक करेंगे। सो मेरी सबसे अपील ये है, ये ना टेस्टिंग का नंबर है ना ट्रायल का नंबर है। ख़वातीन से भी है, सुबह जब बैठी होती है यदि क्या इमरजेंसी है, उन्होंने कहा जी वो हमें बिरयानी बना रहे थे, हमें बिरयानी सही बन नहीं रही, ज़रा हमें इसका वो तरकीब दिखा दी। ये देखिए ना, अब ये तो ये इमरजेंसी नंबर है, इसके ऊपर आप मजाक नहीं कर सकते। उनका नंबर रिकॉर्ड भी होता है। जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। रिजवान नसीर साहब बहुत शुक्रिया आपका सर आप तशरीफ। मेरी सबसे अपील सिर्फ यही होगी कि मीडिया के ज़रिए, ये चूँकि हमारा हफ्ता चल रहा है रोड सेफ्टी वीक का, तो लोगों की जो ज़िंदगी बचाना हमारी तरजीह है, तो सबसे ये बार बार मैसेज दीजिए कि हम मोटरसाइकिल चलाएं, आहिस्ता चलाएं, लेफ्ट लेन में होकर चलाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, अस्पताल जाने की बजाय आप घर पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत आपका। और ये बहुत हमारी सबकी जिम्मेदारी है, दूसरे की जान बचाना भी रोड के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। खैर, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और एक अहम टॉपिक है, हम सबका ये टॉपिक है, हमें इससे बचने की ज़रूरत है। सिगरेट इंसान की सेहत और पैसे दोनों पर भारी है, मगर ये सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में, और हम ये जानने के बावजूद कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, सिगरेट नोशी जो है ये हमारे लिए मुज़र सेहत है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और पाकिस्तान का शुमार जो है इन ममालिक में होता है जहाँ तंबाकू से बनाई गई अशिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। हाँ, उन ममालिक में पाकिस्तान का जो है वो शुमार हो रहा है। पाकिस्तान में 18 साल से ज़ायद उम्र के जो हैं तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद सिगरेट, शीशा और तंबाकू से बनी दीगर अशिया का जो है इस्तेमाल करते हैं, और जिनमें से 32% मर्द हैं और 6% ख़वातीन भी सिगरेट नोशी करती हैं। बिल्कुल ऐसे। और तशवीशनाक बात यह भी है कि पाबंदी के बावजूद नाबालिग अफराद की भी भारी तादाद जो है तंबाकू का इस्तेमाल कर रही है। हम स्कूल कॉलेजेस के बाहर देख लें, बच्चे जो हैं वो इनकी उम्रें भी अभी नहीं होती हैं और वो सिगरेट नोशी में पड़ जाते हैं। तंबाकू के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से आदमी जो है वो, हमारे आधी से ज़्यादा जो आबादी है अफराद की, वो तंबाकू या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो ले रही है, और सेहत के ख़तरात जो हैं उनको लाहक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल टोबैको कंपनी के वेबिनार में शिरकत से इनकार भी कर दिया था। और वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम का मुल्क के हेल्थ वर्कर्स ने, बच्चों के हकूक़ की तंजीमों ने खैर मकदम किया, मगर बदकिस्मती से मुल्क में जो शीशा कल्चर है उसने भी नौजवानों में वो बहुत जल्दी मकबूलियत हासिल की थी, फिर उस पर पाबंदी लगी थी, हमने देखा। और एक तहकीक के मुताबिक शीशे का जो एक पाइप है वो 20 सिगरेट पीने के बराबर होता है। मतलब ये तहकीक है, इसी हवाले से हम बात करेंगे कि एडिक्शन होती है, इसको छोड़ा कैसे जा सकता है, कितनी ख़तरनाक है ये। हमारे साथ एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सदाकत अली साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताएं कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन कैसे हो जाती है इंसान को, मतलब कि किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है, या हम सोचते हैं ये बच्चे ने बचपन से जो कुछ चीज़ हो रही थी, टीन एज में हुई तो फिर ये एडिक्शन हुई? देखिए, इंसान को बहुत से काम जो है उसके लिए आदतें सीखना पड़ती हैं, वरना उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। जैसे कि कार ड्राइव करते हैं, तो अगर हमें हर रोज़ सोच सोच के गियर लगाने पड़े और ड्राइविंग करनी पड़े तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में एक मैकेनिज़्म है कि जिसमें सॉफ्टवेयर बनते हैं और वो फिर हम उससे बड़ी आसानी से वो काम जो रोज़मर्रा करने के होते हैं और अहम काम होते हैं तो वो करते हैं। लेकिन इसी मैकेनिज़्म को जब हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्विक फिक्स की तरफ जाना चाहते हैं कि वक्ती तौर पर हमारा कोई काम निकल जाए, जैसे कि जितने ये चाय और सिगरेट और जो दीगर एडिक्शंस हैं, ये सारी इसलिए अपनाई जाती हैं कि हम कोई काम जल्दी से करना चाहते हैं और उसके लिए प्रॉपर मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई जुगाड़ करना चाहते हैं।
तो फिर हमारा दिमाग उसी मैकेनिज़्म के तहत उसको सीख लेता है। अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर वो अच्छा काम है तो उसे हम आदत कहेंगे, अगर वो बुरा काम है तो उसे हम इल्लत कहेंगे। एडिक्शन इल्लत को कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, लोग ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि खाना कुछ लोगों ने खाया उसके बाद फ़ौरन सिगरेट पीते हैं कि जी हमारा खाना हजम नहीं होता, जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा है? या फिर उनको मेंटली उन्होंने ये सोच लिया, उनकी अप्रोच यहाँ पे ही आके रुक गई कि भाई मैं अगर सिगरेट पीऊँगा तो ही मेरा खाना डाइजेस्ट होगा? अच्छा, नहीं, खाने की डाइजेशन से सिगरेट का कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि जब वो खाना खाते हैं और अक्सर ज़्यादा खाना खाते हैं, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त, तो तबीयत में सुस्ती आ जाती है, क्योंकि सारी सर्कुलेशन जो है खून की वो मैदे की तरफ चली जाती है। तो वो दोबारा फिर जो लंच आवर्स के बाद काम की तरफ जाना चाहते हैं तो उनका दिल नहीं चाहता, और उसके लिए क्विक फिक्स या जुगाड़ ये है कि एक सिगरेट, एक कॉफ़ी पी के तो अपने आप को दोबारा एनर्जाइज वो करते हैं। और अगर वो अपने खाने पीने का निज़ाम सही कर लें, यानी ऐसी खुराक खाएं और कम मिकदार में खाएं, तो फिर उनको सुस्ती होगी ही नहीं। लेकिन चूँकि हमें पता है कि हमारे पास सिगरेट मौजूद है, हमारे पास चाय मौजूद है और हम वो कर लेंगे, तो ये अनफेयर मीन्स हैं जिनको वक्ती तौर पर हम अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपनाते हैं, लेकिन फिर बाद में ये इनका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना। एक और चीज़ हम देखें तो हम माशरे को देखें तो उसमें सिगरेट को बुरा समझा जाता है। हम अखलाकी तौर पर भी देखें तो हमारा माशरा ऐसा है कि बच्चे डरते हैं पेरेंट्स के सामने, या वैसे ही लोग डरते हैं, कतराते हैं कि लोग बुरा समझेंगे। फिर भी बड़े ममालिक में शुमार होता है कि जहाँ पर तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वजह क्या है? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि ये चूँकि पुरानी चीज़ है, फेमिलियर चीज़ है, हज़ारों साल से हो रही है, तो जो चीज़ें हम अरसा दराज से कर रहे हों वो हमें हार्मलेस लगने लगती हैं, फेमिलियर होने की वजह से नॉर्मल लगने लगती हैं। अभी भी जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारा बच्चा सिगरेट पीता है तो वो ज़्यादा उनको परेशानी नहीं होती, वो कहते हैं कि अच्छा सिगरेट तो सब पीते हैं, यानी बच्चे भी यही कहते हैं कि जी हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सभी पीते हैं, हालांकि सभी नहीं पीते। एक अक्सरियत जो है वो सिगरेट नहीं पीती और बहुत कम लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, लेकिन ये एक बहाना होता है ये करने का। और आप समझ लें कि सिगरेट लोग सिर्फ इसलिए पीते हैं, वैसे तो बड़ी कहानियाँ घड़ी जाती हैं कि सिगरेट पीते हैं ज़रा ग्लैमरस होने के लिए या इन होने के लिए या इस तरह, लेकिन असल बात है कि सिगरेट लोग पीते हैं अपने आप को जो स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फौरी तौर पर एनर्जाइज कर देती है और सोचने की सलाहियत एक वक्ती तौर पर ज़रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे क्रिएटिव लोग भी बड़ा सिगरेट को हाथ में रखना पसंद करते हैं, जितने लोगों का भी काम क्रिएशन से मुतल्लिक़ है तो वो सिगरेट के अनफेयर मीन को साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। फिर और 100 बहाने होते हैं कि अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहा है टीवी पे तो वो साथ सिगरेट पीना पसंद करेगा या चाय कॉफ़ी। तो इंसान की ये जो नई चीज़ सामने आ रही है कि वो प्लेयर को बहुत चाहता है, वो प्लेयर आफ्टर प्लेयर चाहता है, वो फ़न आफ्टर फ़न चाहता है, जबकि इंसान की जो तख्लीक है वो इस मकसद के लिए नहीं हुई कि वो मुसलसल प्लेयर्स में से गुज़रे या फ़न में से गुज़रे। इंसान को बनाया गया है कि वो फ़न में से गुज़रे और फिर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आए और फिर वापस कंफर्ट जोन में आए तो वो एंजॉय करेगा। तो ये अल्टरनेट करना, जैसे दिन है और फिर रात है और फिर दिन है और फिर रात है, तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी जब हम फ़न करने की तरफ जाते हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि ये फ़न करने के बाद फिर हमने कंफर्ट जोन से निकलना है और कोई कामकाज करना है जिसमें इतना फ़न ना भी हो। और फिर जब वापस आप फ़न की तरफ आएंगे तो आपको फ़न ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन अगर आप मुसलसल फ़न करेंगे तो वो अपना लुत्फ़ खो देगा, वो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने कही कि हम लोग वक्ती तौर पे उससे एनर्जेटिक हो जाते हैं या फिर हमें एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है या फिर हम हमारे अंदर नए नए आइडियाज़ आना शुरू, जो क्रिएटिव माइंड अपने का लोग जो ज़्यादातर हाथ में सिगरेट लेते हैं या फिर कश ले रहे होते हैं, साथ काम कर रहे होते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती है कुछ टाइम के लिए, या फिर ये एक सिर्फ मिथ है या सोच है? आप अपने अंदर सोच लेते हैं कि मैं अगर सिगरेट एक पी लूँगा तो मेरे माइंड में ज़्यादा अच्छे से आइडियाज़ आ सकेंगे, मैं काम अच्छे से कर सकूँगा, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो इसलिए लोग पी लेते हैं।
देखिए वाकई एनर्जी बूस्ट होती है, वाकई मज़ा आता है, क्योंकि साइंटिफिकली जो चीज़ें प्रूवन हैं उनको हम जुटला नहीं सकते, लेकिन इसका खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। वक्ती तौर पर तो थोड़ा आप एडवांटेज में चले जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करेंगे तो आप चीज़ें खरीद सकते हैं, आप खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का वक्त आएगा तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी, फिर आप सिगरेट निकाल लेंगे। और इसी तरह ये सिगरेट का जो मामला है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कबाख्ते हैं, और हालांकि सिगरेट का करीबी जो नेमुल बदल है वो चाय कॉफ़ी है, अगरचे वो लेसर ईवल मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि उसमें भी एनर्जी आती है। आपको लगता है कि आप थके हुए नहीं हैं, जबकि आप थके हुए हैं। आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, जबकि आपको नींद आ रही होती है। तो जब आप झुटलाते हैं अपने जिस्म को और झूठ बोलते हैं अपने असाब के साथ, तो इसका खुमियाजा तो जल्द भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमें एडिक्शन हो गई है, अब कैसे छुटकारा हासिल करें? कुछ लोग चाह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन उनको आदत हो गई होती है। क्या करें अब, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? पहली बात तो ये है कि जो विल पावर का कॉन्सेप्ट है ना, उसको ज़रा जहन में धीमा कर लें। अच्छा। क्योंकि लोग समझते हैं कि बस मेरी बड़ी विल पावर है, मैं बहुत, अगर विल पावर होती तो आप पहले शुरू ही ना करते, क्योंकि आप अपनी विल पावर पे भरोसा करके काम करते। आप सिगरेट पे भरोसा क्यों करते? आप अपने आप को जो है चलाते ज़िंदगी में अपनी विल पावर की मदद से। तो विल पावर तो सिर्फ 4% लोगों में होती है, जिससे कि वो अपनी आदतों को फ़ौरन बदल सकते हैं। 16% वो लोग होते हैं जो कभी अपनी आदत को बदलते हैं फिर कभी वापस गिरते हैं, लेकिन 80% लोग वो होते हैं जिनके अंदर कोई ख़ास विल पावर नहीं होती। और जो ही वो सिगरेट छोड़ते हैं तो जो थोड़ी बहुत मांदा विल पावर होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और चंद दिन में वो वापस सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपका इरादा है कि आप सिगरेट छोड़ें तो उस इरादे को पुख्ता बना के रखिए, लेकिन सिगरेट छोड़ने से पहले छोड़ने के तरीके सीखिए, क्योंकि जब आप सिगरेट एक्चुअली छोड़ देते हैं तो फिर आपको सीखने को भी दिल नहीं करता। तो जब अभी आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप कोई एक डेट रख लें, कोई एक दिन मुकर्रर कर लें कि मैंने अगले 1 महीने में सिगरेट छोड़ने के लिए अपने आप को स्किल्स देनी है, और उसके बाद मैंने फिर सिगरेट छोड़ना है। और उसमें भी फिर तरीके हैं कि कैसे छोड़ना है। सबसे पहले आप सिगरेट पीने के स्टाइल को बदलेंगे, टाइमिंग्स को बदलेंगे, जगह को बदलेंगे। आप कई दफ़ा एक दिन सिगरेट इरादे से नहीं पिएंगे, आपको पता है कि अगले दिन आपने फिर पीना है, या अगर आप सुबह सिगरेट उठते हुए पीते हैं तो उस वक्त ना पिएं। तो पहले आपको डिफरेंट डिफ़िकल्ट या सेंसिटिव सिचुएशंस में आजमा के देखें, ताकि आखिरकार आप नाकाम ना हो और कामयाब हो। क्योंकि अगर आप 2, 4, 5 दफ़ा सिगरेट छोड़ने में नाकाम होते हैं तो फिर आपके दिल में ये बात बैठ जाती है कि आप सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते, और फिर आप सिगरेट पीने का ही तहैया करें। तो फिर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या करें? डॉक्टर से रुजू करना चाहिए इस सूरत में? नेचुरली वैसे तो बहुत से आसान तरीके हैं जो कि आप इंटरनेट पे जाके पता कर सकते हैं, गूगल सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग में जाते हैं तो उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, और जब आपको कोई मेंटोर गाइड कर रहा होता है, कोई मुआलिज आपको गाइड कर रहा होता है, तो वो आपको तकलीफ़ से भी बचाता है और कामयाबी की तरफ ज़्यादा उंगली पकड़ के ले जा सकता है। तो ऐसा काम करने के लिए फिर आपको पता है कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे तरीके ज़िंदगी में शामिल करने होंगे जिससे कि आपकी एनर्जी ऊपर रहे, आपकी विल पावर बढ़े, और आप क्रिएटिव वैसे ही हों सिगरेट पिए बगैर। जैसे कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो कि हर हालत में फ़ायदेमंद है। फिर रात को सही वक्त पे सोना, ठीक है। और ये जो सारी रातों को जागना है और 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, गलत वक्त पे गलत खाना खाना, तो ये सारी आदतों को थोड़ा बदलना पड़ेगा कि खाने की आपको अफादियत का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें खाने की हैं, क्या नहीं है। फिर अपने रिलेशनशिप्स को सही रखना, फिर अपने जो वर्क टाइमिंग्स हैं उनको आपने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करना होता है, ताकि आपको कोई उससे ख़ास टायर्डनेस ना हो या बोरियत ना हो, और आप हर अगले दिन काम के लिए तैयार हो। मसला भी है ये उन लोगों का मसला जो सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन उनके दोस्त अब सिगरेट पीते हैं, वो ऐसे कमरे के अंदर होते हैं जहाँ पर कोई और सिगरेट पी रहा होता है। क्या वो भी नुकसानदेह है कि आप एक ऐसे कमरे में हैं कि आपके इधर बैठा हुआ शख्स, उधर बैठा हुआ शख्स सिगरेट पी रहा है और आप उस कमरे के अंदर मौजूद? और ये तो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है ना कि आप पैसिव स्मोकिंग से वो तमाम नुकसान हासिल कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये मैनर्स में शामिल होना चाहिए
कि यानी कोई भी पब्लिक प्लेस पे या अगर आप अपने घर में भी हैं तो ऐसी जगह आप सिगरेट ना पिएं जहाँ बीवी बच्चे हों। और वैसे भी अगर सिगरेट छोड़ने का इरादा हो तो आपको किसी भी कंफर्टेबल जगह सिगरेट फिर नहीं पीने चाहिए, यानी एयर कंडीशन जगह पे नहीं पीना, वॉशरूम में नहीं पीना, या आप ऐसी जगह ना पिएं सिगरेट जहां आपको अच्छा महसूस होता है, या कोई ऐसा काम करते हुए सिगरेट ना पिएं जो कि आपका पसंदीदा मशगला है, क्योंकि वो चीज़ें आपस में उनका एक रिश्ता बन जाता है। लिहाजा आप चीज़ों को इंडिविजुअल रखें। लेकिन अगर कोई सिगरेट छोड़ता है तो चाय से उसकी मदद हो सकती है, क्योंकि दोनों स्टिमुलेंट हैं थोड़े से फ़र्क के साथ। लेकिन वैसे अगर कोई चाय नहीं पीता तो मैं कतई मशवरा नहीं दूंगा कि वो चाय शुरू कर लें अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए या काम काज। तो चाय भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं? वैसे तो पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय पिएंगे तो आपकी नींद ज़रूर डिस्टर्ब होगी, आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वक्ती तौर पर लगेगा कि ज़्यादा हो गई है, और आप जब ज़्यादा काम करेंगे तो फिर आपको जो नुकसान। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदाकत अली साहब आप आए, सुल्तान का हिस्सा बने। बहुत अहम मौजू है किस तरीके से हम सिगरेट को छोड़ सकते हैं। वो विल पावर तो है, वो 4% उन्होंने बताया, लेकिन बाकी आपको कुछ इस तरह से प्लान्स करने होंगे कि आप वाकई छोड़ना चाहते हैं। ग्रेजुअली छोड़ सकते हैं, अचानक सुबह उठे और मैंने सिगरेट छोड़ दिया, शायद ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें परेशानी में भी सिगरेट जो है वो बचाता है, हमें खुशी में भी सिगरेट पीना है, हमें हर हाल में सिगरेट पीना है। तो उन लोगों के लिए ये है कि ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता है, शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है जो कि बाद में एक बड़े नुकसान का पेशखदमा हो सकता है। तो आप खुदारा इससे बचिए। बिल्कुल बचें और दूसरों को भी बचाएं जो बेचारे नहीं पीते हैं और आप वहाँ पर सिगरेट के धुएँ जो उड़ा रहे होते हैं। खैर, अभी आज हम आपको ये बताएं कि एक इलेक्शन भी हो रहा है, सिंध असम्बली का है, उसके लिए इलेक्शन है और सूबाई ये सीट है PS 70 बदीन की, ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पर हो रहा है। और कांटे का जो मुकाबला है वो मुतवक्की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद हैं, JUI के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद हैं, GDA के उम्मीदवार भी वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शहराज भट्टी वहाँ पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। शहर बताइएगा किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी देख रहे हैं और टर्नआउट कितना देख रहे हैं आप, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर पार्टी के पलड़े की अगर बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता कई बरसों से ये नशीस पीपल्स पार्टी के पास है और अब भी ये नशीस जो खाली हुई है उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद डाडा हालीपोटा उम्मीदवार है। इसके साथ साथ GDA के जो उम्मीदवार हैं वो शाहिद विर्क के और JUI फे के उम्मीदवार मौलाना गुल हसन जौहर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वो पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी हैं। इसके साथ साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के असद लगारी और एक आज़ाद उम्मीदवार है अब्दुल अजीज हालीपोटा। इन 6 उम्मीदवारों के दरमियान इस टाइम पे मुकाबला जारी है। पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से और अब भी पोलिंग जो है बिला तातुल ये सिलसिला जारी है। इसमें खास बात यह है कि इस दौरान ना वोटिंग ही नहीं हो रही है बल्कि कोरोना SOP का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जो वोटर वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है उसे मास्क के बगैर वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ साबुन और पानी भी रखा गया है ताकि जो वोटर आए वो हाथ धो के उसके बाद आके वोट कास्ट करे। 6 फुट के फासले पर निशानात भी लगाए गए हैं जहां वोटर आके खड़े होते हैं और अपनी बारी के तहत वो आगे बढ़ के अपना वोट कास्ट करते हैं। इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी जो मातली है उनके जो मुलाजमीन है उनकी ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो हर पोलिंग स्टेशन में जाकर जो वोटर्स हैं उनसे SOP पर अमल दरामद कराएं, मास्क पहनाएं और जो जिन वोटर्स के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, सिक्योरिटी का भी बड़ा सख्त इंतजाम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहराज, आप हमें आगाह कर रहे थे क्या सूरत हाल वहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। पोलिंग का जो अमल है वो इस वक्त जारी है और बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहेगा। और पीपल्स पार्टी की ये सीट है, काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी के पास है और उनके जो गुज़श्ता MPA थे वो इंतकाल कर गए थे, उसके बाद जो है ये ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंध की ही बात कर लेते हैं। मौसम की भी सूरत हाल हम जानेंगे। वहाँ पर बड़ी सूरत हाल जो है वो हम देख रहे थे कि ख़राब थी।
थी, वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। ताहम जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा है या बलाई पंजाब है, कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी हैं। हाँ जी, जबकि कल बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को की जा रही है। कैसा मौसम रहेगा मुख्तलिफ इलाकों का पाकिस्तान का, ये हम जानेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हैं। ज़हीर बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बता दीजिएगा, हमने देखा कि वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रात के औकात में ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं। किस तरह का मौसम है ये मेन में? जी बिल्कुल, दिन के औकात में तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है, लेकिन शाम के औकात में या रात के औकात में जो है रातें जो है वो निस्बतन खुनक हैं, जिसके वजह से क्योंकि कुछ वेस्टर्ली वेव्स जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरिया में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी रात की जो रातें हैं वो थोड़ी सी खुनक हैं। वैसे तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क खुश्क और गर्म ही रहेगा, लेकिन शाम या रात के औकात में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोटवारी और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है उन इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वो आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो खुश्क और गर्मी होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसा कि हमजा ने कहा कि रात को मौसम बड़ा अच्छा खुशगवार सा हो जाता है, बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है और दिन भर जो है वो हम शदीद गर्मी को फेस करते हैं। क्या इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है या फिर ये रूटीन का, जैसे हवाएं चल रही हैं, कुछ जो इस तरह के सिस्टम्स जो है वो दाखिल हो जाते हैं मुल्क में, उनकी वजूहात की वजह से है? थोड़ा सा आंसर आप क्लाइमेट चेंज का भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा है कि एक वेस्टर्ली वेव जो है मगरिब से आने वाली हवाएं जो हैं वो मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल हैं, जिसकी वजह से इनमें रात के औकात में जो है थोड़े सा दर्जा हरारत जो है वो मामूल के मुताबिक से कम है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी खुनकी और बेहतरी जो है वो रात के दर्जा हरारत में महसूस होती है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, अब साइक्लोन के जो असरात थे उनके हवाले से सोचने की तो ज़रूरत नहीं है, अब वो मामला ख़त्म हो गया पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, जो साइक्लोन था वो गुजरात कोस्ट पे हिट करने के बाद राजस्थान में एंटर होके अब डिसिपेट कर गया, ख़त्म हो गया, और उस हवाले से जो है वो ऐसा जब कोई कंसर्न नहीं है। और माहीगीरों के लिए जो 19 मई तक की आपकी जानिब से गाइडलाइंस जारी की गई थी, आज से समझा जाए कि अब वो नॉर्मल रूटीन का अपना हिस्सा बना सकते हैं जिस तरह से वो चाहें? जी बिल्कुल, अब माहीगीर हजरात भी अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसके मुताबिक वो अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, मानसून क्योंकि शुरू हो रहा है तो बारिशों का क्या है तरीक़ाकार होगा? ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं या फिर नॉर्मल रूटीन की बारिशें ही होंगी? फिलहाल तो मानसून जो है वो 1 जून को ऑनसेट होता है मानसून का केरला में साउथ इंडिया से, और फिर वो मानसून विंड जो है वो इंडिया से होती हुई पाकिस्तान के अंदर एंटर होती हैं। तो मानसून की हवाएं या बारिशें जो हैं फिलहाल पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान तो ज़्यादातर मौसम खुश्क और गर्मी है, और गाय बगाए खासतौर पर इतवार के रोज़ मुल्क के बालाई हिस्सों में कुछ बारिश और बस्ती हिस्सों में कुछ बारिश का इम्कान है। अच्छा सर, कराची के हवाले से बता दीजिएगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में कोई हीट वेव का खदशा तो नहीं है आप? फिलहाल तो कराची की विंड जो है वो साउथ वेस्टर्ली हो गई हैं, इनके समुद्र से अब हवाएं जो हैं वो ज़मीन में आ रही हैं, और टेम्परेचर जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं, और आइंदा चंद रोज़ के दौरान, अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान जो है यही देख रहे हैं कि साउथ वेस्टर्ली ट्रेंड्स, यानी कि समुद्र से जो है वो हवाएं दाखिल होंगी और टेम्परेचर जो है वो दिन के जो दर्जा हरारत है वो मुतदिल ही रहेंगे। ठीक है, मुतदिल रहेंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि हमारी गर्मियाँ जो हैं वो हम भी देख रहे हैं कि तवील होती जा रही हैं, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं। फिर ये भी कहा गया था कि शायद इस दफ़ा गर्मी जो है वो तवक्को से ज़्यादा पड़ेगी, बारिशें भी तवक्को से ज़्यादा ही होंगी, ऐसा कुछ है, या फिर वो जो रिसर्चेस थी वो अब उनको कहा जाए कि वो दुरुस्त नहीं थी? देखें, ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, कुछ हवाले से तो दुरुस्त है, इस हवाले से ठीक भी नहीं है। मानसून की बारिशें जो हैं वो भी हम फोरकास्ट जो है महकमा मौसमियात जो है वो जून के फर्स्ट वीक में जो मानसून के हवाले से फोरकास्ट है वो इशू करता है, ताकि जून, जुलाई और अगस्त में वो कैसी बारिशें रहेंगी, वो तमाम की तमाम तफसीलात जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो आपके लोगों के साथ, मीडिया के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा उस हवाले से आपने बताया। साइक्लोन का जो ख़तरात थे, जो असरात हमने बाद में भी देखे थे, उसके हवाले से उनका कहना है कि अब कोई जो है ख़तरात नहीं है, कोई असरात नहीं आएंगे, और माहीगीरों के हवाले से जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो वापस ले ली गई हैं, और वो जो जिस तरीके से उनकी रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। शाम के औकात में हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो मौसम है वो खुश्क और गर्म रहने का ही कहा जा रहा है, बारिश की कोई तवक्कुआत ज़ाहिर नहीं की
जा रही हैं, मैदानी इलाकों में खास तौर लेकिन पे। हम उम्मीद यही करते हैं कि गर्मियाँ अच्छी गुजरे, मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। और इस वक्त मेरे ख्याल में हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद खुद को वैक्सीनेट करवाएं, 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले अपने आप को रजिस्टर करवाएं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।